दिल्ली धमाकों की जांच में जुटी एजेंसियों के सूत्रों ने बताया कि फरीदाबाद से पकड़ी गई डॉक्टर शाहीन से पूछताछ में कई चौंका देने वाली जानकारियां सामने आईं। सूत्रों के मुताबिक जांच टीम को पता चला कि डॉक्टर शाहीन ने आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद के खतरनाक मंसूबों को अंजाम देने के लिए डॉक्टरों की एक टीम बना रखी थी और उसे नाम दिया था टीम डी। सूत्रों के मुताबिक डॉक्टर शाहीन जैश-ए-मोहम्मद की न सिर्फ टॉप कमांडर थी, बल्कि भारत में आतंकियों की भर्ती के मिशन में जुटी थी। सूत्रों ने बताया कि डॉक्टर शाहीन को जैश के अंदर मैडम सर्जन के नाम से बुलाया जाता था। इसके अलावा आतंकियों की भर्ती के मिशन को ऑपरेशन हमदर्द नाम दिया गया था। सूत्रों के मुताबिक ये दोनों कोड नेम जैश-ए-मोहम्मद के टॉप कमांडर ने दिए थे। मतलब बेहद खुफिया तरीके से जैश-ए-मोहम्मद भारत में अपने मंसूबों को अंजाम देने के लिए काम में जुटा था। सूत्रों के मुताबिक जैश ने आतंकियों की भर्ती के मिशन को ऑपरेशन हमदर्द नाम एक खास मकसद से दिया था, क्योंकि जांच एजेंसियों के सूत्रों के मुताबिक जैश-ए-मोहम्मद की प्लानिंग बड़े पैमाने पर मुस्लिम समुदाय की महिलाओं को आतंकी बनाने की थी। खासतौर से गरीब और पीड़ित महिलाओं से हमदर्दी दिखाकर उन्हें दहशतगर्दी की तरफ मोड़ने की योजना थी। सूत्रों के मुताबिक डॉक्टर शाहीन और उसकी टीम अलग अलग शहरों, कॉलेजों और यूनिवर्सिटियों से ऐसी महिलाओं और लड़कियों को चुनने के काम में जुटी थी ताकि उनसे हमदर्दी दिखाकर उनका ब्रेन वॉश किया जा सके। खुफिया एजेंसियों के सूत्रों के मुताबिक जैश-ए-मोहम्मद ने ऑपरेशन हमदर्द को पूरा करने के लिए लड़कियों को अलग अलग 3 कैटेगरी में बांट रखा था और हर कैटेगरी के लिए अलग अलग तरह के हथकंडे तैयार किए थे। सूत्रों के मुताबिक जांच में पता चला कि पहली कैटेगरी में आर्थिक रूप से कमजोर मुस्लिम लड़कियां और महिलाएं थीं, जिन्हें पैसों का लालच देकर जाल में फंसाया जाता था। दूसरी कैटेगरी में वो लड़कियां थीं जिनके सपने बहुत बड़े थे, उन्हें विदेश ले जाने और ऐशो-आराम की जिंदगी के झूठे वादे दिखाकर जोड़ा जाता था। तीसरी कैटेगरी में वो लड़कियां थीं जो पहले से ही कट्टरपंथी विचारधारा की थीं, क्योंकि उन्हें जिहाद के नाम पर आसानी से तैयार किया जा सकता था। खुफिया एजेंसियों के सूत्रों के मुताबिक इस खतरनाक ऑपरेशन को पूरा करने के लिए कई महीनों से जैश की मैडम सर्जन यानी डॉक्टर शाहीन लगी हुई थी और सूत्र बताते हैं कि डॉक्टर शाहीन ने अपनी टीम डी में अलग अलग शहरों के कई दूसरे डॉक्टर साथियों को शामिल किया था, जो लगातार उसके संपर्क में रहते थे। सूत्रों ने बताया कि जांच टीम को डॉक्टर शाहीन की टीम डी के कुछ चैट रिकॉर्ड मिले। उन रिकॉर्ड से पता चला कि पढ़े लिखे आतंकियों का पूरा नेटवर्क कोडवर्ड में बातचीत करता था और कोडवर्ड भी मेडिकल लाइन से ही जुड़े हुए रखे गए थे। सूत्रों के मुताबिक डॉक्टर शाहीन की टीम डी इन कोडवर्ड का इस्तेमाल इसलिए करती थी ताकि खुफिया एजेंसियों को गुमराह किया जा सके। हालांकि सूत्र बताते हैं दिल्ली ब्लास्ट मामले की जांच में जुटी एजेंसियों ने जैश-ए-मोहम्मद की टीम डी के कोडवर्ड को डिकोड कर लिया और दिल्ली धमाके से जुड़ी परतें खोलने में जुट गईं। क्योंकि सूत्र बताते हैं कि जैश-ए-मोहम्मद के इशारे पर डॉक्टरों के आतंकी गैंग ने ऐसे ऐसे कोडवर्ड रखे थे जिन्हें पहली नजर में देखने पर किसी को कोई शक ही ना हो। जैसे स्पेशलिस्ट शब्द का इस्तेमाल आतंकी के लिए किया जाता था, पैसों का इंतजाम करने के लिए ऑपरेशन की तैयारी शब्द और छोटे हथियारों के लिए मेडिसिन स्टॉक का इस्तेमाल होता था। जिस जगह का मुआयना करने जाना होता था उसके लिए ऑपरेशन थिएटर शब्द बोला जाता था। इसके अलावा चैट रिकॉर्ड में हार्ट स्पेशलिस्ट, आई स्पेशलिस्ट और फिजिशियन जैसे शब्द भी जांच टीम को मिले। मतलब डॉक्टरों की टीम ने कोड वर्ड में भी मेडिकल लाइन में बोली जाने वाली भाषा का इस्तेमाल किया। इस सब के बीच सूत्रों ने दावा किया कि डॉक्टर शाहीन श्रीलंका के विद्रोही संगठन एलटीटीई की तर्ज पर भारत में जैश के महिला विंग को बनाने की कोशिश में थी। मतलब डॉक्टर शाहीन की प्लानिंग बहुत बड़ी और बेहद खतरनाक थी। सूत्रों के मुताबिक डॉक्टर शाहीन श्रीलंका में रहने वाले तमिल लोगों के विद्रोही संगठन एलटीटीई से बेहद प्रभावित थी। सूत्रों ने बताया कि शाहीन कुछ साल पहले तुर्की की यात्रा पर गई थी। सूत्रों ने दावा किया कि उसी यात्रा के दौरान उसने एलटीटीई की महिला सुसाइड यूनिट ब्लैक टाइगर से जुड़े लिटरेचर और ऑनलाइन दस्तावेज की पढ़ाई की थी और सूत्र बताते हैं तभी से उस पर एलटीटीई की महिला सुसाइड यूनिट ब्लैक टाइगर्स का ऐसा प्रभाव पड़ा कि वो भारत में भी उसी तरह की यूनिट बनाने में जुट गई। और सूत्रों के मुताबिक जब उसे भारत में जैश-ए-मोहम्मद के महिला विंग की जिम्मेदारी मिली तो उसने उसी दिशा में काम करना शुरू कर दिया था और सबसे पहले उसने ऐसी लड़कियों को चुनना शुरू कर दिया था जो आसानी से दहशतगर्दी की राह पर चल पड़े। खुफिया एजेंसियों के सूत्रों ने दावा किया कि इस काम के लिए उसे दिशा निर्देश सीधे सीधे पाकिस्तान में बैठे आतंकी मसूद अजहर की बहन से मिल रहे थे। मसूद अजहर की बहन सैदा अजहर उर्फ सादिया अजहर के हाथों में जैश की महिला विंग जमाते मोमिनात की कमान है और उसी ने भारत में डॉक्टर शाहीन को अपने मिशन के लिए चुना था। लेकिन सूत्र बता दें कि भारत में जैश के महिला विंग की कमांडर बनाए जाने के बाद तो डॉक्टर शाहीन 2 कदम आगे निकल गई। उसने यहां खतरनाक विद्रोही संगठन एलटीटीई की तर्ज पर जैश की महिला ब्रिगेड बनाना शुरू कर दिया था।
हालांकि वो अपने मंसूबों में कामयाब नहीं हो सकी और दिल्ली ब्लास्ट के बाद उसकी प्लानिंग का पर्दाफाश कर दिया गया। 1970 के दशक में श्रीलंका में अलग तमिल देश बनाने की मांग को लेकर LTTE बना था। LTTE ने कई साल तक वहां खून खराबा किया था। खबरों के मुताबिक LTTE उस वक्त एकमात्र ऐसा विद्रोही संगठन था जिसके पास एरियल अटैक यानी हवाई हमला करने की क्षमता थी। मतलब LTTE किसी देश की सेना की तरह अपने दुश्मनों पर हवाई हमला करने की ताकत तक रखता था और उसकी इसी ताकत से उस वक्त श्रीलंका की सेना भी परेशान थी। लेकिन LTTE ने बर्ड्स ऑफ फ्रीडम नाम से जो महिला विंग बनाया था उससे तो बड़े बड़े खौफ खाते थे, क्योंकि LTTE के इस खूंखार विंग की महिला सदस्य हथियार चलाने के साथ ही सुसाइड अटैक करने में माहिर थीं। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या को LTTE की इसी महिला विंग ने अंजाम दिया था और दुनिया भर में सुर्खियों में आ गई थी। राजीव गांधी की हत्या से पहले भी LTTE की महिला उग्रवादियों ने कई बड़ी आतंकी हमलों को अंजाम दिया था। LTTE के महिला विंग ने सैन्य हमलों के साथ एंटी टैंक वॉर और कई सुसाइड अटैक ऑपरेशन को अंजाम दिया था। LTTE के इसी महिला विंग की तर्ज पर डॉक्टर शाहीन ने भी भारत में जैश-ए-मोहम्मद के महिला विंग का विस्तार करने का प्लान बनाया था। और इस सब के बीच सूत्रों ने दावा किया कि धमाका करने से पहले डॉक्टर उमर नबी फरीदाबाद से हरियाणा के मेवात और फिरोजपुर झिरका होते हुए दिल्ली पहुंचा था। मतलब वो फरीदाबाद से सीधे दिल्ली नहीं बल्कि कई जगहों से होते हुए लाल किले के पास पहुंचा था और फिर 10 नवंबर की शाम को उसने लाल किले के पास ऐसा धमाका किया जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। जांच एजेंसियों के मुताबिक डॉक्टर उमर और उसके साथियों ने मिलकर देश के कई शहरों में एक साथ धमाके का प्लान बनाया था। लेकिन सहारनपुर से डॉक्टर आदिल और फरीदाबाद से डॉक्टर मुजम्मिल के गिरफ्तार होने के बाद आतंकियों का सारा खेल बिगड़ गया। और उसी दौरान 8 नवंबर को पुलिस ने अल फलाह यूनिवर्सिटी के पास मौजूद डॉक्टर मुजम्मिल के 2 ठिकानों से करीब 2900 किलो विस्फोटक बरामद कर लिया था। और जांच एजेंसियों के सूत्रों ने दावा किया कि पुलिस की इस कार्रवाई के दौरान डॉक्टर उमर अल फलाह यूनिवर्सिटी में ही था। सूत्रों के मुताबिक डॉक्टर मुजम्मिल और डॉक्टर अदील अहमद की गिरफ्तारी के बाद वो बुरी तरह घबरा गया था और जांच एजेंसियों के सूत्रों के मुताबिक पकड़े जाने के डर से डॉक्टर उमर फरीदाबाद के धौज गांव में छिप गया था। ये वही धौज गांव है जहां डॉक्टर मुजम्मिल ने विस्फोटक छिपाने के लिए किराए पर 2 कमरे लिए थे। सूत्रों ने दावा किया है कि आतंकी हमले के प्लान को फेल होता देख डॉक्टर उमर विस्फोटक से भरी I-20 कार को लेकर फरीदाबाद से भाग निकला था। और सूत्र बताते हैं कि फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी से निकलने के बाद वो सीधा दिल्ली नहीं आया था बल्कि वो पुलिस को गुमराह करने के लिए कई जगहों से होते हुए दिल्ली में घुसा था, क्योंकि डॉक्टर उमर ये बात अच्छी तरह जानता था कि पुलिस उस तक किसी भी वक्त पहुंच सकती है। सूत्रों ने दावा किया कि इसी वजह से वो विस्फोटक से भरी I-20 कार लेकर अल फलाह यूनिवर्सिटी से भाग निकला था। और जांच एजेंसियों के सूत्रों के मुताबिक फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी से निकलने के बाद डॉक्टर उमर विस्फोटक से भरी कार लेकर सबसे पहले हरियाणा के मेवात पहुंचा था। दावा किया गया कि वहां से वो फिरोजपुर झिरका गया था। सूत्रों ने बताया कि फिरोजपुर झिरका से वो दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पकड़कर दिल्ली के लिए रवाना हुआ था। इस बात का भी दावा किया गया कि डॉक्टर उमर ने दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर मौजूद एक ढाबे पर रात गुजारी थी। सूत्रों के मुताबिक वो रात भर कार के अंदर ही सोया था। और जांच एजेंसियों के सूत्रों ने दावा किया कि 10 नवंबर की सुबह वो दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे से वापस हरियाणा के फरीदाबाद की तरफ गया था। मतलब डॉक्टर उमर विस्फोटक से भरी कार लेकर हरियाणा के कई इलाकों में घूमता रहा था ताकि वो पुलिस को चकमा दे सके। जांच एजेंसियों के मुताबिक 10 नवंबर की सुबह करीब 8 बजे डॉक्टर उमर फरीदाबाद से बदरपुर बॉर्डर के रास्ते दिल्ली में दाखिल हुआ था। इसके बाद वो दिल्ली के ओखला और कनॉट प्लेस से होते हुए पुरानी दिल्ली की फैज इलाही मस्जिद पहुंचा था। दावा किया गया कि डॉक्टर उमर ने मस्जिद में नमाज भी पढ़ी थी। मोहम्मद उमर ने अपनी गाड़ी जो है वो पार्क करी और उसके बाद ठीक सामने जो मस्जिद है वहां पर उसने नमाज अदा करी और यहां से वो गाड़ी से सीधे दरियागंज होते हुए लाल किले पहुंचा। पुलिस सूत्रों ने बताया कि मस्जिद में नमाज पढ़ने के बाद डॉक्टर उमर वहां से कार लेकर लाल किले के लिए रवाना हो गया था। और धमाके की जांच के दौरान पुलिस को डॉक्टर उमर के एक मस्जिद में जाने का सीसीटीवी वीडियो भी मिला। दिल्ली पुलिस और दूसरी जांच एजेंसियों ने भी पुष्टि की कि उस वीडियो में दिख रहा व्यक्ति डॉक्टर उमर ही है। और जांच एजेंसियों के मुताबिक डॉक्टर उमर 10 नवंबर की दोपहर करीब 2:30 बजे पुरानी दिल्ली की फैज इलाही मस्जिद पहुंचा था। इस दौरान वो बिना मास्क के नजर आया था। इससे पुलिस को उसकी पहचान करने में मदद मिली। उमर ने काली पैंट और काला स्वेटर पहन रखा था। पुलिस सूत्रों ने दावा किया कि डॉक्टर उमर करीब 10 मिनट तक मस्जिद में रुका था और मस्जिद परिसर में नंगे पैर घूमता रहा था। डॉक्टर उमर के मस्जिद जाने का पता चलने के बाद जांच एजेंसियां इस बात का पता लगाने में जुट गईं कि धमाके से पहले वो मस्जिद क्यों गया था
और इसके अलावा जांच एजेंसियां इस बात का भी पता लगाने में जुट गई कि फैज इलाही मस्जिद में डॉक्टर उमर की किसी से मुलाकात हुई थी या नहीं। सूत्रों के मुताबिक दोपहर करीब 2:45 बजे डॉक्टर उमर i20 कार लेकर लाल किले के लिए निकल गया था और फिर दरियागंज और चांदनी चौक होते हुए वो दोपहर 3:19 पर लाल किले के पास पहुंचा था। उसने विस्फोटक से भरी उस i20 कार को सुनहरी मस्जिद की पार्किंग में खड़ा कर दिया था। जांच एजेंसियों ने दावा किया है कि वो पार्किंग में करीब 3 घंटे तक कार में ही बैठा रहा था। और जांच में पता चला कि शाम करीब 6:22 पर डॉक्टर उमर सुनहरी मस्जिद की पार्किंग से कार लेकर बाहर आया था। इसके बाद वो धीरे धीरे कार चलाते हुए लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास पहुंचा था और शाम करीब 6:52 पर उसने कार में धमाका कर दिया था। और जांच एजेंसियों के सूत्रों के मुताबिक डॉक्टर उमर ने लाल किले के पास आत्मघाती हमला किया। मतलब यह कि धमाका होने के दौरान वो कार में बैठा रहा था, उसी वजह से उसकी मौत हो गई थी। और कार में हुए उस जबरदस्त विस्फोट से डॉक्टर उमर के चिथड़े उड़ गए थे। धमाका इतना जबरदस्त था कि डॉक्टर उमर का एक हाथ उड़कर सड़क पर कई फीट दूर जा गिरा था। जांच एजेंसियों को तफ्तीश के दौरान में i20 कार से डॉक्टर उमर के टूटे हुए दांत, हड्डियां, खून से सने हुए कपड़े और पैर का हिस्सा मिला था। और सूत्रों ने दावा किया कि ब्लास्ट की वजह से डॉक्टर उमर के पैर का वो हिस्सा कार के आगे वाले हिस्से में फंसा रह गया था। इसके बाद जांच एजेंसियों ने उमर की पहचान करने के लिए उसका डीएनए टेस्ट करवाया और इसके लिए जांच एजेंसियों ने जम्मू कश्मीर के पुलवामा में रह रही डॉक्टर उमर की मां का डीएनए सैंपल लिया। जांच के दौरान i20 कार में मिले डीएनए के सैंपल उमर की मां के डीएनए सैंपल से मेल खा गए। मतलब यह कि लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास जिस i20 कार में धमाका हुआ था, उस कार को कोई और नहीं बल्कि डॉक्टर उमर ही चला रहा था। बाद में सरकार ने इस बात की पुष्टि की कि इस लाल किले के पास हुआ धमाका आतंकी हमला था। जांच एजेंसियों को इस बात के भी पुख्ता सबूत मिले कि फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी में डॉक्टर उमर, डॉक्टर मुजम्मिल और डॉक्टर शाहीन ने मिलकर धमाके की पूरी साजिश रची थी। सूत्रों ने दावा किया कि उनका मकसद एक साथ हिंदुस्तान के कई शहरों में आतंकी हमले करने का था। और जांच एजेंसियों के मुताबिक लाल किले के पास धमाका करने से पहले डॉक्टर उमर विस्फोटक से भरी i20 कार के साथ कई बार देखा गया था। हालांकि उस वक्त तक कार किसी को भी उस पर कोई शक नहीं हुआ था और उसकी वजह से वो बेखौफ होकर हरियाणा और दिल्ली की सड़कों पर घूमता रहा था। जांच एजेंसियों के मुताबिक पहली बार i20 कार हरियाणा के फरीदाबाद में 29 अक्टूबर को नजर आई थी। उस दिन शाम 4:20 पर धमाके वाली वो कार दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे की सर्विस लेन पर दिखी थी। 3 लोग एक पेट्रोल पंप के पास उस कार का प्रदूषण सर्टिफिकेट बनवाने पहुंचे थे। सूत्रों के मुताबिक कार में लंबी दाढ़ी वाला तारिक भी मौजूद था, जिसके नाम पर डॉक्टर उमर ने i20 कार खरीदी थी। और 29 अक्टूबर के बाद डॉक्टर उमर की वो i20 कार कुछ दिनों के लिए गायब हो गई थी। जांच एजेंसियों के सूत्रों ने दावा किया कि उसी दौरान कार के अंदर धमाके के लिए विस्फोटक रखा गया था। मतलब कार को आतंकी हमले के लिए तैयार किया गया था। 29 अक्टूबर के बाद डॉक्टर उमर की वो i20 कार सीधे 10 नवंबर को ब्लास्ट वाले दिन नजर आई थी। उस दिन सुबह 8:03 पर वो कार बदरपुर बॉर्डर के टोल प्लाजा से दिल्ली की तरफ आती हुई दिखाई दी थी। दावा किया गया कि कार में डॉक्टर उमर सवार था और कार के अंदर कोई दूसरा आदमी बैठा नहीं था। बाकायदा डॉक्टर उमर ने टोल प्लाजा पर पैसे भी दिए थे। इस दौरान आतंकी उमर सीसीटीवी कैमरे की तरफ बार बार देखता भी रहा था, क्योंकि डॉक्टर उमर को इस बात का अंदाजा हो गया था कि सुरक्षा एजेंसियां उसकी तलाश में जुटी हैं। बदरपुर बॉर्डर से दिल्ली में घुसने के बाद डॉक्टर उमर ओखला से होते हुए कनॉट प्लेस पहुंच गया था और 10 नवंबर को दोपहर 2:05 पर उसकी i20 कार कनॉट प्लेस के आउटर सर्कल से गुजरती नजर आई थी। कनॉट प्लेस से संसद भवन की दूरी सिर्फ 3 किलोमीटर है। मतलब यह कि धमाके से पहले डॉक्टर उमर विस्फोटक से भरी कार लेकर संसद भवन के नजदीक से भी गुजरा था। उस वक्त तक सुरक्षा एजेंसियों को इस बात का अंदाजा भी नहीं था कि जिस कार को लेकर डॉक्टर उमर दिल्ली की सड़कों पर घूम रहा है, उसमें विस्फोटक भरा है। और कनॉट प्लेस के बाद डॉक्टर उमर पुरानी दिल्ली पहुंच गया था। मतलब दिल्ली में दाखिल होने के बाद डॉक्टर उमर पहले ओखला गया, वहां से कनॉट प्लेस, फिर वो पुरानी दिल्ली की फैज इलाही मस्जिद पहुंच गया था और वहां उसने नमाज भी पढ़ी थी और कुछ देर के लिए मस्जिद के अंदर रुका भी था। जिस वक्त डॉक्टर उमर फैज इलाही मस्जिद गया था, उस वक्त दोपहर के करीब 2:30 बज रहे थे। फैज इलाही मस्जिद दिल्ली के रामलीला मैदान के कोने पर तुर्कमान गेट के सामने मौजूद है। सुरक्षा एजेंसियों को जो सीसीटीवी वीडियो मिला, उसमें वो अंदर जाता और बाहर आता नजर आया। इस दौरान उसके चेहरे पर कोई मास्क नहीं था। और जांच एजेंसियों के मुताबिक मस्जिद में नमाज पढ़ने के बाद डॉक्टर उमर सीधे लाल किले पहुंच गया था। धमाके से करीब आधे घंटे पहले डॉक्टर उमर की वो i20 कार एक बार फिर दिखाई दी थी और उस वक्त वो कार लाल किले के पास मौजूद सुनहरी मस्जिद की पार्किंग से निकलती नजर आई थी।
पार्किंग में लगे सीसीटीवी कैमरे के वीडियो में सफेद रंग की वो कार पार्किंग टोल बूथ तक पहुंचने के लिए लाइन में खड़ी दिखाई दी थी। थोड़ी देर बाद कार टोल बूथ पर पहुंची और फिर डॉक्टर उमर ने हाथ बाहर निकालकर पार्किंग स्टाफ से टोल की पर्ची भी ली थी। उस वक्त शाम के 6:22 का वक्त हो रहा था। मतलब धमाके से ठीक आधे घंटे पहले डॉक्टर उमर विस्फोटक से भरी उस कार के साथ पार्किंग से निकला था और फिर 6:52 पर उसमें धमाका हो गया था। और इस बीच पुलिस ने हरियाणा के फरीदाबाद से डॉक्टरों के आतंकी मॉड्यूल की चौथी संदिग्ध ब्रेजा कार को बरामद कर लिया। वो कार कहीं और नहीं बल्कि फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी के अंदर ही पार्क हुई थी। और सूत्रों ने दावा किया कि पूछताछ के दौरान डॉक्टर शाहीन ने ही जम्मू कश्मीर पुलिस को बताया था कि कार अल फलाह यूनिवर्सिटी में खड़ी है। इसका पता चलने के बाद तुरंत पुलिस ने अल फलाह यूनिवर्सिटी में खड़ी उस संदिग्ध ब्रेजा कार को ढूंढ निकाला। आनन फानन में कार की जांच शुरू की गई, क्योंकि डर ये था कि कहीं उस कार में भी विस्फोटक भरा ना हो। इसीलिए वहां बॉम्ब स्क्वाड को भी बुलाया गया। जांच के दौरान पता चला कि कार को पिछले 1.5 महीने के अंदर करीब 35,000 किलोमीटर चलाया गया। और सूत्रों के मुताबिक जांच के दौरान ब्रेजा कार के अंदर से एक लिफाफे में कार के कागज समेत कई चीजें मिली। हालांकि तलाशी के दौरान कार के अंदर से किसी तरह का कोई विस्फोटक या संदिग्ध चीज नहीं मिली, जिसके बाद पुलिस और जांच एजेंसियों ने राहत की सांस ली। मतलब जांच एजेंसियों ने डॉक्टरों के आतंकी मॉड्यूल में शामिल तीसरी संदिग्ध कार भी ढूंढ निकाली। इससे पहले पुलिस ने डॉक्टर उमर के नाम पर ली गई एक इको स्पोर्ट कार को भी ढूंढ निकाला था। कार फरीदाबाद के खंडावली गांव के एक फार्म हाउस में खड़ी मिली थी। जांच में पता चला उस कार से विस्फोटक की ढुलाई की गई थी। फोरेंसिक जांच में इसके सबूत भी मिले। जांच में यह भी पता चला कि कार को खरीदने के लिए डॉक्टर उमर ने फर्जी पते का इस्तेमाल किया था। लेकिन लाल रंग की फोर्ड इको स्पोर्ट कार के मिलने के बाद जांच एजेंसियों के लिए नई चुनौती खड़ी हो गई, क्योंकि उन 2 लोगों की पहचान नहीं हो पाई जो उस गाड़ी को लावारिस हालत में खड़ी करके गायब हो गए थे, और न ही उन दोनों से जुड़ी कोई पुख्ता जानकारी मिल पाई। जांच एजेंसियों के सूत्रों के मुताबिक गाड़ी खड़ी करने के लिए 2 लोग आए थे, जिनमें एक महिला भी थी। अब तक डॉक्टरों के टेरर मॉड्यूल में जांच एजेंसियां सिर्फ एक महिला डॉक्टर शाहीन तक ही पहुंच पाई। लेकिन गाड़ी खड़ी करने वाली इस दूसरी महिला की मौजूदगी ने एक दूसरा रहस्य खड़ा कर दिया। और ऐसा इसलिए क्योंकि जांच एजेंसियां पहले से ही जैश-ए-मोहम्मद से जुड़ी एक महिला कमांडर की तलाश में है, और माना जा रहा है कि उसका कनेक्शन शाहीन की ही तरह जैश-ए-मोहम्मद के बड़े आतंकियों से हो सकता है। सूत्रों के मुताबिक इसीलिए गाड़ी खड़ी करने वाली उस महिला की तलाश के लिए बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन छेड़ दिया गया, क्योंकि माना जा रहा है कि लाल रंग की इको स्पोर्ट कार को खड़ी करने वाली महिला का नाम अफीरा बीबी हो सकता है। अफीरा बीबी जैश-ए-मोहम्मद की महिला कमांडर बताई जा रही है। माना जा रहा है कि अफीरा भी शाहीन की तरह ही मौलाना मसूद की बहन सादिया के संपर्क में थी, और मसूद अजहर की बहन सादिया ही जैश की महिला ब्रिगेड चला रही थी, जिसका गठन पिछले महीने किया गया था। माना जा रहा है कि अफीरा की तलाश खत्म होते ही जांच एजेंसियां जैश की महिला ब्रिगेड के पूरे नेटवर्क की कमर तोड़ने में कामयाब हो सकती हैं। और सूत्रों ने आतंकी मॉड्यूल की एक और कार के गायब होने का दावा किया, जिसकी तलाश तेज कर दी गई। सूत्रों के मुताबिक जैश-ए-मोहम्मद से जुड़े आतंकियों ने अलग अलग गाड़ियों में विस्फोटक भरकर आतंकी हमले का प्लान बनाया था, लेकिन पुलिस ने उनके आतंकी मंसूबों पर पानी फेर दिया। इस दौरान पुलिस आतंकियों की 4 गाड़ियों का पता लगा चुकी है। पहली कार शाहीन की थी, जिससे पुलिस को हथियार मिला था। दूसरी कार i-20 थी, जिसका इस्तेमाल धमाके में हुआ था, जबकि तीसरी कार इको स्पोर्ट्स थी, जो फरीदाबाद के एक फार्म हाउस से बरामद की गई थी। और इसी तरह पुलिस ने शाहीन की ब्रेजा कार को भी अल फलाह यूनिवर्सिटी से ढूंढ निकाला। दावा किया गया कि आतंकी मॉड्यूल की एक कार अब भी गायब है, इसीलिए जांच एजेंसियां आतंकी मॉड्यूल की उस 5वीं कार की तलाश में जुट गईं। उधर दिल्ली में सभी रेलवे स्टेशनों और मेट्रो स्टेशनों पर सुरक्षा कड़ी कर दी गई। दिल्ली ब्लास्ट के बाद रेलवे स्टेशनों, मेट्रो स्टेशनों और हवाई अड्डों पर सुरक्षा बढ़ा दी गई। इसके अलावा यात्रियों से अपील की गई कि वो समय से कुछ घंटे पहले पहुंचें, ताकि चेकिंग के दौरान देरी न हो। दिल्ली में लाल किले के पास हुए धमाके वाली जगह को लगातार चौथे दिन भी सील रखा गया। इलाके की मार्केट बंद रखी गई। इसके अलावा एनआईए और फोरेंसिक विभाग की टीमें लगातार जांच में जुटी रहीं। इधर दिल्ली में लाल किले के बाहर हुए धमाके का एक नया सीसीटीवी वीडियो सामने आया। उसे धमाके वाली जगह पर सबसे नजदीक का वीडियो बताया गया। वीडियो में वो i-20 कार भी नजर आई, जिसमें डॉक्टर उमर बैठा हुआ था। और जो नया वीडियो सामने आया उसमें दिखा कि अचानक कई गाड़ियों के बीच जोरदार धमाका हो गया था। वीडियो में डॉक्टर उमर की i-20 कार कई गाड़ियों के बीच चलती हुई नजर आई। शाम का वक्त होने की वजह से उस दिन वहां ट्रैफिक भी ज्यादा था। सभी गाड़ियां धीरे धीरे आगे बढ़ रही थीं। तभी डॉक्टर उमर की सफेद रंग की उस कार में ब्लास्ट हो गया था। धमाके के वक्त उसके चारों तरफ कई ऑटो रिक्शा, ई रिक्शा
और दूसरी कारें नजर आईं जिनके परखचे उड़ गए थे, क्योंकि लाल किले के बाहर हुए इस धमाके ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। इस वीडियो में दिखा कि लाल किला मेट्रो स्टेशन के नजदीक उस दिन ट्रैफिक सिग्नल पर कई गाड़ियां रुकी हुई थीं और सिग्नल ग्रीन होते ही सभी गाड़ियां आगे बढ़ गई थीं। तभी डॉक्टर उमर की i-20 कार में ब्लास्ट हो गया था। सामने आए नए सीसीटीवी वीडियो में दिखा कि जोरदार धमाके के साथ वहां आग की भयंकर लपटें उठी थीं। इसके बाद वहां अफरा तफरी का माहौल बन गया था। हर तरफ चीख पुकार मच गई थी। लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागते दिखाई दिए थे। कुछ लोग तो घबराकर अपनी गाड़ियों से बाहर निकलकर भी भागते दिखे थे। यह धमाका चलती कार में हुआ था जिसमें कई लोगों की मौत हो गई थी। और इस बीच जांच एजेंसियों ने आशंका जताई कि जिस i-20 कार में धमाका हुआ था उसमें भारी मात्रा में विस्फोटक था। धमाके में जिस कार का इस्तेमाल किया गया था वो डॉक्टर उमर की थी। बाद में धमाके वाले दिन के कई सीसीटीवी वीडियो भी खंगाले गए और उन वीडियो के आधार पर ही i-20 कार में भारी मात्रा में विस्फोटक के होने की आशंका जताई गई। धमाके वाले दिन के कई सीसीटीवी वीडियो की जांच की गई तो पता चला कि डॉक्टर उमर की कार का पिछला हिस्सा दबा हुआ था। उसकी कार उस दिन दिल्ली के कई इलाकों में गई थी और इस दौरान कार के दोनों पिछले टायर दबे हुए नजर आए थे। ऐसा तब होता है जब किसी कार में भारी चीज रखी गई हो। बाद में इस एंगल से भी पुलिस धमाके की जांच में जुट गई। और इस सब के बीच दिल्ली में धमाके वाली जगह से काफी दूर एक कटा हुआ हाथ मिलने से सनसनी मच गई। दिल्ली के न्यू लाजपत राय मार्केट में एक बिल्डिंग की छत पर वो कटा हुआ हाथ मिला। इसकी जानकारी मिलते ही दिल्ली पुलिस की टीम वहां पहुंच गई और उस बिल्डिंग को सील कर जांच में जुट गई। उस बिल्डिंग की छत पर शव का जला हुआ हाथ पड़ा दिखाई दिया। आज एक पार्ट यहाँ पर चौथे दिन दिखाई दिया है। चौथे दिन ये हिस्सा यहाँ पर कैसे आया, क्या ये उसी का पार्ट है, इसको लेकर भी इन्वेस्टिगेशन होगी। पुलिस ने पहले उस बिल्डिंग के आसपास मौजूद लोगों को वहां से हटाया और फिर उस शव के टुकड़े को एक बैग में भरकर वहां से ले गई। दिल्ली में लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास धमाका हुआ था और यह हाथ वहां से करीब 300 मीटर दूर न्यू लाजपत राय मार्केट में मिला। ऐसे में पुलिस इस बात की जांच में जुट गई कि धमाके के चौथे दिन शव का यह हिस्सा वहां कैसे पहुंचा। इधर दिल्ली धमाका मामले की जांच में पता चला कि आतंकी नेटवर्क में निसार उल हसन नाम का डॉक्टर भी शामिल था। वो लाल किले के बाहर हुए धमाके के बाद से ही फरार बताया गया। निसार उल हसन फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी में डॉक्टर था और खुफिया सूत्रों के मुताबिक निसार उल हसन नाम का वो डॉक्टर आतंकी नेटवर्क से जुड़ा हुआ था। उसका नाम सामने आने के बाद पुलिस उसकी तलाश में जुट गई। इसी बीच पता चला कि वो श्रीनगर के SMHS अस्पताल में काम करता था, लेकिन वहां आतंकियों से कनेक्शन के आरोप लगने के बाद उसे 2023 में बर्खास्त कर दिया गया था। जानकारी के मुताबिक उसे नौकरी से निकाले जाने के फैसले पर खुद जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने मोहर लगाई थी, लेकिन इसके बावजूद फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी में उसे नौकरी मिल गई थी और इसलिए फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी एक बार फिर सवालों के घेरे में आ गई। आशंका जताई गई कि यूनिवर्सिटी ने डॉक्टर निसार उल हसन के पिछले रिकॉर्ड की या तो सही तरीके से जांच नहीं की थी या फिर जानबूझकर उसे नजरअंदाज किया गया था, क्योंकि आतंकी संगठनों से जुड़े होने के आरोप लगने पर ही उसकी नौकरी गई थी। इस बीच खुफिया एजेंसियों के सूत्रों के मुताबिक डॉक्टर निसार उल हसन फरीदाबाद के आतंकी मॉड्यूल का मास्टरमाइंड हो सकता है। सूत्रों ने बताया कि वो गिरफ्तार हुए सभी डॉक्टरों के लगातार संपर्क में था। यही नहीं, जांच के दौरान यह भी पता चला कि वो आतंकी संगठन जैसे मोहम्मद से भी जुड़ा हुआ था और माना जा रहा है कि डॉक्टरों का ब्रेन वॉश कर उन्हें आतंकी नेटवर्क से जोड़ने में निसार उल हसन का बहुत बड़ा हाथ था। हालांकि दिल्ली में हुए धमाके के बाद वो अचानक फरार हो गया और जांच एजेंसियां उसकी तलाश में जुट गईं। जानकारी के मुताबिक डॉक्टर निसार उल हसन जम्मू कश्मीर के सोपोर का रहने वाला। वो कई साल तक श्रीनगर के SMHS अस्पताल में तैनात रहा, लेकिन बाद में वो जम्मू कश्मीर पुलिस के रडार पर आ गया था। पुलिस को उसकी हरकतें संदिग्ध लगी थीं और जब जांच की गई तो पता चला कि उसके तार आतंकियों से जुड़े थे। उस वक्त जम्मू कश्मीर CID ने डॉक्टर निसार उल हसन को टाइम बम तक बता दिया था, यानी पुलिस की आशंका थी कि वो कभी भी खतरा बन सकता है। यह भी पता चला था कि वो आतंकवादियों की विचारधारा को बढ़ावा दे रहा है। जम्मू कश्मीर पुलिस की रिपोर्ट के आधार पर ही 2023 में उस पर कार्रवाई की गई थी। उसे श्रीनगर के SMHS अस्पताल से निकाल दिया गया था और वहां से निकाले जाने के बाद वो हरियाणा के फरीदाबाद पहुंचा था। हैरानी की बात यह कि उसे तुरंत वहां नौकरी भी मिल गई थी। श्रीनगर से आने के बाद फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी में उसे काम मिल गया था और इसलिए सवाल उठने शुरू हो गए कि अल फलाह यूनिवर्सिटी ने नौकरी देने से पहले उसकी जांच क्यों नहीं की थी, जबकि आतंकी गतिविधियों की वजह से ही उसे श्रीनगर के सरकारी अस्पताल से निकाला गया था। सूत्रों के मुताबिक फरीदाबाद टेरर मॉड्यूल की पड़ताल कर रही एजेंसियां इस एंगल से भी जांच में जुट गईं। डॉक्टर मुजम्मिल की गिरफ्तारी के बाद अल फलाह यूनिवर्सिटी पहले से ही सुरक्षा एजेंसियों के निशाने पर है
और दिल्ली धमाके के बाद फरार हुए डॉक्टर निसारुल हसन के बारे में पता चला कि उसे डॉक्टरों के टेरर नेटवर्क की पूरी जानकारी थी। सूत्रों के मुताबिक जांच एजेंसियों को शक है कि वो पहले से ही इस नेटवर्क का हिस्सा था। और खुफिया एजेंसियों के सूत्रों के मुताबिक 2023 में जब उसे श्रीनगर के सरकारी अस्पताल से बर्खास्त किया गया था, तभी से वो डॉक्टर उमर नबी, डॉक्टर अदील अहमद और डॉक्टर मुजम्मिल के संपर्क में था। माना जा रहा है कि उस वक्त से ही वो लोग मिलकर खतरनाक साजिश रचने में जुट गए। और जानकारी के मुताबिक डॉक्टर निसारुल हसन कश्मीर में कई साल तक डॉक्टरों के संगठन DAK का अध्यक्ष भी रहा था। सूत्रों के मुताबिक वो जब श्रीनगर से फरीदाबाद आया था, तब भी कई डॉक्टर और मेडिकल की पढ़ाई करने वाले छात्र उसके संपर्क में थे। और जांच एजेंसियों के सूत्रों के मुताबिक डॉक्टर निसारुल हसन उन लोगों को अपने नेटवर्क से जोड़ने में जुटा था। सूत्रों ने बताया कि श्रीनगर से फरीदाबाद आने के बाद भी वो आतंकियों के संपर्क में था और अल फलाह यूनिवर्सिटी में नौकरी करने के दौरान उसने आतंकी नेटवर्क को खड़ा करने में बड़ी भूमिका निभाई थी। आतंकी मॉड्यूल में उसका नाम सामने आने के बाद जांच एजेंसियां डॉक्टर निसारुल हसन से जुड़े सभी लोगों की जानकारियां इकट्ठा करने में जुट गईं। सूत्रों के मुताबिक फरीदाबाद में पुलिस उसके परिवार के सदस्यों से भी पूछताछ में जुटी रही ताकि उसके बारे में कोई सुराग मिल सके। उधर खबर है कि ईडी की टीम फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी का फॉरेंसिक ऑडिट करेगी, क्योंकि ईडी ने शक जताया कि अल फलाह यूनिवर्सिटी के जरिए विदेशी फंडिंग और मनी लॉन्ड्रिंग का नेटवर्क चलाया जा रहा था। और इसीलिए ईडी यूनिवर्सिटी की फंडिंग सोर्स यानी यूनिवर्सिटी में कहां से फंड आ रहा था, इसकी जांच करेगी। इसके अलावा अल फलाह यूनिवर्सिटी के दुबई कनेक्शन और उससे जुड़े खातों की भी जांच होगी। जानकारी के मुताबिक ईडी की टीम पहले ही यूनिवर्सिटी की फंडिंग से जुड़े कई दस्तावेज ले चुकी है। और इसके बाद ईडी समेत दूसरी जांच एजेंसियां भी इस यूनिवर्सिटी का फॉरेंसिक ऑडिट करने की तैयारी में जुट गई। जानकारी के मुताबिक इस यूनिवर्सिटी से जुड़े डॉक्टरों के खाते भी खंगाले जाएंगे। और अल फलाह यूनिवर्सिटी से जुड़ी जानकारियां इकट्ठा करने के लिए फरीदाबाद पुलिस दिल्ली के जामिया नगर में मौजूद अल फलाह यूनिवर्सिटी के दफ्तर में भी पहुंच गई। फरीदाबाद पुलिस वहां कुछ दस्तावेज की तलाश में पहुंची और फिर उन दस्तावेजों की जांच कर वहां से ले गई। फरीदाबाद पुलिस के बाद दिल्ली पुलिस की एक टीम भी जामिया नगर में मौजूद अल फलाह यूनिवर्सिटी के दफ्तर में पहुंची। ये रजिस्टर्ड ऑफिस है और यहाँ पर लगातार दिल्ली पुलिस की टीम मौजूद है। बहुत सारे डॉक्यूमेंट जो है वो यहाँ से स्कूटनी जो है करके दिल्ली पुलिस ले गई। इस दौरान वहां मौजूद यूनिवर्सिटी के लीगल एडवाइजर ने दावा किया कि वो जांच में पूरा सहयोग करेंगे। पूरे इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज के साथ में पूरी तरह से कोऑपरेट कर रही हैं। फरीदाबाद और दिल्ली पुलिस की टीम यूनिवर्सिटी के हर पहलू की जांच में जुट गई। और इस बीच अल फलाह यूनिवर्सिटी की मान्यता पर भी सवाल खड़े हो गए, क्योंकि यूनिवर्सिटियों को मान्यता देने वाले यूजीसी के काउंसिल NAAC ने अल फलाह यूनिवर्सिटी के खिलाफ नोटिस जारी कर दिया और यूनिवर्सिटी प्रशासन से 7 सवाल पूछे। अल फलाह यूनिवर्सिटी ने NAAC की मान्यता को लेकर झूठा दावा किया था। इसके बाद NAAC ने नोटिस जारी कर दिया, जिसके मुताबिक यूनिवर्सिटी के इंजीनियरिंग और एजुकेशन कॉलेज को 5 साल के लिए NAAC की तरफ से मान्यता दी गई थी और यह मान्यता 2018 और 2016 में खत्म हो चुकी है। नोटिस में यह भी लिखा गया कि यूनिवर्सिटी ने कभी भी ओवरऑल यानी पूरी यूनिवर्सिटी की NAAC मान्यता के लिए आवेदन नहीं किया, लेकिन उसके बावजूद उसने अपनी वेबसाइट पर NAAC की मान्यता का झूठा दावा किया और इसीलिए NAAC ने यूनिवर्सिटी को नोटिस जारी कर दिया और जवाब देने के लिए 7 दिन का वक्त दिया। अगर 7 दिन के अंदर यूनिवर्सिटी प्रशासन ने इस नोटिस का जवाब नहीं दिया तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी और उसकी मान्यता तक रद्द हो सकती है। यूनिवर्सिटियों को मान्यता देने वाले यूजीसी की काउंसिल NAAC ने अल फलाह यूनिवर्सिटी प्रशासन से 7 सवाल पूछे कि यूनिवर्सिटी के खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई क्यों न की जाए, यूनिवर्सिटी को आगे के लिए अयोग्य घोषित क्यों न किया जाए। इसके अलावा यूनिवर्सिटी प्रशासन से यह सवाल भी पूछा गया कि उसकी मान्यता रद्द क्यों न की जाए और इतनी अनियमितताएं पाए जाने के बाद हरियाणा सरकार यूनिवर्सिटी के खिलाफ कोई एक्शन क्यों न ले। और इस बीच भारतीय यूनिवर्सिटियों के संगठन AIU ने अल फलाह यूनिवर्सिटी की सदस्यता रद्द कर दी। दिल्ली बम धमाका मामले में अल फलाह यूनिवर्सिटी का नाम सामने आने के बाद AIU ने यह फैसला लिया और साफ कर दिया कि अल फलाह यूनिवर्सिटी अब से AIU का नाम और लोगो अपने किसी भी काम के लिए इस्तेमाल नहीं करेगी। इसके साथ ही यूनिवर्सिटी प्रशासन को यह आदेश भी दिया गया कि वो अपनी वेबसाइट से तुरंत AIU का लोगो हटा दे। AIU सभी भारतीय यूनिवर्सिटियों का संगठन है और फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी भी इसी संगठन का हिस्सा थी, लेकिन दिल्ली बम धमाका मामले में इस यूनिवर्सिटी का नाम सामने आने के बाद उसकी सदस्यता रद्द कर दी गई। और फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी की ही नहीं बल्कि लखनऊ की इंटीग्रल यूनिवर्सिटी भी जांच एजेंसियों के निशाने पर आ गई। माना जा रहा है कि अल फलाह की तरह इंटीग्रल यूनिवर्सिटी में भी एक आतंकी मॉड्यूल बन रहा था और इसीलिए यूनिवर्सिटी पर जांच एजेंसियों की निगाहें टिक गईं।
इंटीग्रल यूनिवर्सिटी में ही डॉक्टर परवेज अंसारी नौकरी कर रहा था, लेकिन दिल्ली में हुए धमाके से ठीक पहले परवेज अंसारी ने नौकरी छोड़ दी थी। परवेज ने 7 नवंबर को यूनिवर्सिटी को ईमेल भेजकर इस्तीफा दिया। उसके बाद परवेज इंटीग्रल यूनिवर्सिटी में लौटकर नहीं आया, यहां तक कि उसने यूनिवर्सिटी से रिलीविंग लेटर भी नहीं लिया। परवेज के अचानक इस्तीफा देने की वजह से कई सवाल खड़े हुए और शक जताया गया कि परवेज अंसारी के पास भी दिल्ली ब्लास्ट के बारे में अहम जानकारियां हो सकती हैं। दावा है कि डॉक्टरों के टेरर मॉड्यूल पर एजेंसियों के एक्शन की सूचना उसे लगातार मिल रही थी और उसे लगने लगा था कि जल्द ही जांच एजेंसियां उसे तलाश करते हुए उस तक पहुंच जाएंगी। माना जा रहा है कि इसीलिए परवेज ईमेल से इस्तीफा देकर चला गया और यूनिवर्सिटी में नहीं लौटा। इसीलिए माना जा रहा है कि डॉक्टरों की आतंकी साजिश में परवेज की भी कोई बड़ी भूमिका थी। इसीलिए वो आतंकियों की टीम पर एक्शन शुरू होते ही फरार होने की कोशिश में लग गया। हालांकि जांच एजेंसियों का मानना है कि इस दौरान परवेज लगातार अपनी बहन शाहीन के संपर्क में था और इसीलिए जांच एजेंसियां टेरर मॉड्यूल में परवेज की भूमिका का पता लगाने की कोशिश में जुट गईं। इंटीग्रल यूनिवर्सिटी में काम करते हुए भी परवेज की भूमिका बेहद रहस्यमयी बताई गई और दावा किया जा रहा है कि शाम 4 बजते ही परवेज यूनिवर्सिटी से अचानक गायब हो जाता था। वो अक्सर बेहद खामोश रहता था और यूनिवर्सिटी कैंपस में अकेले ही रहता था, लेकिन अपने विषय में वो पारंगत था और छात्रों के किसी भी सवाल का जवाब वो चुटकियों में दे देता था। इसीलिए 1,20,000 रुपए महीने की तनख्वाह में यूनिवर्सिटी में आए परवेज की तनख्वाह काफी कम वक्त में बढ़कर 1,70,000 कर दी गई थी। इंटीग्रल यूनिवर्सिटी में बतौर असिस्टेंट प्रोफेसर उसने 4 साल तक काम किया। लेकिन जांच एजेंसियां यह पता लगाने की कोशिश में जुट गईं कि आखिर कौन कौन लोग परवेज से मिलते जुलते थे और उनके बीच किस तरह की बातचीत होती थी, क्योंकि आशंका यह है कि मुस्लिम छात्रों के ब्रेन वॉश की कोशिश इंटीग्रल यूनिवर्सिटी में भी चल रही थी। इसीलिए जांच एजेंसियां यह जानने की कोशिश में हैं कि परवेज की मुलाकात किन किन लोगों से होती थी, कहां कहां वो अपने दोस्तों से मिला करता था और उनसे बातचीत के लिए मोबाइल फोन में कौन से ऐप इस्तेमाल करता था। इसीलिए जांच एजेंसियों ने इंटीग्रल यूनिवर्सिटी के कई प्रोफेसरों से भी परवेज के बारे में पूछताछ की। हालांकि परवेज के घर में यूपी एटीएस को कई मोबाइल फोन, हार्ड डिस्क और कुछ दस्तावेज भी मिले। माना जा रहा है कि इन दस्तावेजों की जांच में डॉक्टरों के टेरर नेटवर्क से जुड़ी अहम जानकारियां मिल सकती हैं, क्योंकि परवेज की बड़ी बहन शाहीन से जुड़ी कई जानकारियां चौंकाने वाली रहीं। जांच एजेंसियों के सूत्रों के मुताबिक परवेज की बहन शाहीन जैश-ए-मोहम्मद की महिला ब्रिगेड की सरगना थी। दावा तो यहां तक है कि वो सहारनपुर और हापुड़ में आतंकियों का ट्रेनिंग सेंटर तक बनाने वाली थी। उसी शाहीन की सिफारिश पर परवेज को इंटीग्रल यूनिवर्सिटी में नौकरी मिली थी। इसीलिए इंटीग्रल यूनिवर्सिटी पर भी जांच एजेंसियों ने पैनी नजर डाल दी। उधर पंजाब के लुधियाना में ग्रेनेड अटैक मॉड्यूल के पर्दाफाश का दावा किया गया। पंजाब पुलिस ने लुधियाना में पाकिस्तान समर्थित आईएसआई के ग्रेनेड हमले के एक मॉड्यूल का भंडाफोड़ करने का दावा किया। इसके अलावा इसमें शामिल 10 आरोपियों को भी गिरफ्तार करने का दावा किया गया। पुलिस के मुताबिक पकड़े गए आरोपी आबादी वाली जगह पर ग्रेनेड से हमला करने की प्लानिंग कर रहे थे। जम्मू कश्मीर पुलिस ने अखनूर से एक संदिग्ध को हिरासत में ले लिया। बताया गया कि पकड़े गए व्यक्ति ने पाकिस्तान के एक नंबर पर लगातार कई मैसेज भेजे थे, जिसके बारे में जानकारी मिलते ही पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर पूछताछ शुरू कर दी। जामा मस्जिद के शाही इमाम सैयद अहमद बुखारी ने दिल्ली में लाल किले के पास हुए आतंकी धमाके की कड़ी निंदा की। उन्होंने इस हमले को देश में अशांति फैलाने के लिए की गई साजिश बताया। सैयद अहमद बुखारी ने सभी समुदायों के लोगों से एकजुट रहने की अपील की। इधर सुरक्षा एजेंसियों के सूत्रों ने दावा किया कि दिल्ली धमाकों की जांच के दौरान अल फलाह यूनिवर्सिटी में डॉक्टर उमर और डॉक्टर मुजम्मिल के कमरों से उनकी डायरियां मिली। वो दोनों फरीदाबाद की इसी यूनिवर्सिटी से जुड़े हुए थे और जब सुरक्षा एजेंसियों ने उनके कमरों की तलाशी ली तो वहां से डायरियां मिलने का दावा किया गया। जांच एजेंसियों के सूत्रों के मुताबिक अल फलाह यूनिवर्सिटी की बिल्डिंग नंबर 17 में जब तलाशी ली गई तो रूम नंबर 4 से एक डायरी मिली। ये कमरा डॉक्टर उमर का बताया गया। इसके अलावा रूम नंबर 13 से भी एक डायरी मिलने का दावा किया गया। इस कमरे में डॉक्टर मुजम्मिल रहा करता था और इन दोनों ही कमरों से डायरी समेत कई और अहम सुराग मिलने का दावा भी किया गया। लेकिन सबसे ज्यादा ध्यान उन डायरियों ने ही बटोरा जो उन दोनों कमरों से मिली। सूत्रों के मुताबिक उन डायरियों में कई कोड वर्ड भी लिखे हुए थे और माना जा रहा है कि इसी वजह से जांच एजेंसियों ने उन डायरियों में लिखी चीजों को डिकोड करने में अपनी ताकत झोंक दी। सूत्रों ने दावा किया कि डॉक्टर उमर और डॉक्टर मुजम्मिल के कमरों से जो डायरियां मिली उनमें ऐसे कोडवर्ड थे जो 8 से 12 नवंबर के बीच की तारीखों की तरफ इशारा करते पाए गए और लाल किले के सामने जो धमाका हुआ वो 10 नवंबर की शाम को हुआ था। इसी वजह से जांच एजेंसियों के अधिकारियों ने उन डायरियों में लिखी बातों की बारीकी से जांच शुरू कर दी
और दावा तो यह भी किया गया कि उन डायरियों में कई जगहों पर ऑपरेशन शब्द लिखा गया था। इसी वजह से उनमें लिखी बातों के दिल्ली ब्लास्ट से जुड़े होने की आशंका बढ़ गई, क्योंकि जांच एजेंसियों के सूत्रों के मुताबिक डॉक्टर उमर और डॉक्टर मुजम्मिल ने अपनी उन डायरियों में ऑपरेशन शब्द का जिक्र कई बार किया। इससे यह आशंका जताई गई कि वो दोनों दिल्ली ब्लास्ट की प्लानिंग में लंबे वक्त से जुटे थे। इसके अलावा पुलिस को एक डायरी फरीदाबाद के धौज इलाके से भी मिली है, उस कमरे से जिसे मुजम्मिल ने किराए पर लिया था। और वो कमरा अल फलाह यूनिवर्सिटी से महज 500 मीटर दूर है। उसी कमरे से पुलिस ने सबसे पहले विस्फोटक बरामद किया था। और सूत्रों के मुताबिक जांच एजेंसियों ने डॉक्टर परवेज और उसकी बहन डॉक्टर शाहीन को आमने सामने बैठाकर भी पूछताछ करने की तैयारी कर ली, ताकि दिल्ली ब्लास्ट और आतंक के फरीदाबाद मॉड्यूल के बारे में और ज्यादा जानकारी जुटाई जा सके। क्योंकि सूत्र बताते हैं कि जांच के दौरान डॉक्टर परवेज की गतिविधियां भी संदिग्ध पाई गईं। बताया यही जा रहा है कि डॉक्टर परवेज और डॉक्टर शाहीन को आमने सामने बिठाकर जांच एजेंसी पूछताछ करेगी, ताकि फरीदाबाद मॉड्यूल से जुड़े और भी राज सामने आ सकें। डॉक्टर शाहीन को पुलिस ने हरियाणा के फरीदाबाद से गिरफ्तार किया था, जबकि डॉक्टर परवेज को लखनऊ से गिरफ्तार कर दिल्ली ले जाया गया। दोनों से अलग अलग पूछताछ की जा चुकी है, लेकिन सूत्रों के मुताबिक दोनों के बयान मेल न खाने की वजह से अब दोनों को आमने सामने बैठाकर पूछताछ की जा सकती है। और यही नहीं, जांच एजेंसियों ने डॉक्टर परवेज के बैंक खातों की भी बारीकी से जांच शुरू कर दी, क्योंकि सूत्रों के मुताबिक जांच एजेंसियों को शक है कि आतंकी नेटवर्क के लिए विदेशों से फंडिंग पहुंचाने के लिए परवेज के खातों का भी इस्तेमाल किया गया था। और इसी आशंका की पुष्टि के लिए जांच एजेंसियों ने डॉक्टर परवेज के बैंक खाते में पिछले कुछ महीनों में हुए लेन देन की जानकारी जुटानी शुरू कर दी। सूत्रों के मुताबिक जांच एजेंसियां इस बात का पता लगाने में जुट गईं कि डॉक्टर परवेज के खाते में कब कब और कहां से कितने पैसे भेजे गए थे। और सूत्र बताते हैं कि जांच टीमों ने डॉक्टर परवेज के बैंक खातों के अलावा सहारनपुर जिले में कुछ संदिग्ध लेन देन की जानकारी भी जुटानी शुरू कर दी। उधर खुफिया एजेंसियों के सूत्रों ने दावा किया कि दिल्ली में लाल किले के पास धमाका करने वाले डॉक्टर उमर नबी को हजारों किलोमीटर दूर अंकारा से आदेश मिल रहे थे। अंकारा तुर्की की राजधानी है। और दावा है कि दिल्ली में हुए ब्लास्ट की साजिश अंकारा में ही रची गई थी। सूत्रों के मुताबिक धमाके के वक्त कार चला रहा आतंकी डॉक्टर उमर नबी साल 2022 में तुर्की गया था। बताया गया कि उमर के साथ उसके 3 साथी और थे, जो करीब 2 हफ्ते तक तुर्की की राजधानी अंकारा में रुके थे। सूत्रों ने बताया कि अंकारा में उमर और उसके साथियों की मुलाकात आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद के एक आतंकी से हुई थी। और जांच एजेंसियों को शक है कि वही आतंकी फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी से चल रहे डॉक्टरों के टेरर मॉड्यूल का हैंडलर हो सकता है। मतलब जैश का वही आतंकी डॉक्टर उमर नबी और उसके साथियों को बता रहा था कि दहशत फैलाने के लिए उन्हें क्या, कब और कैसे करना है। यानी दिल्ली में जो आतंकी हमला हुआ उसका सीधा कनेक्शन तुर्की की राजधानी अंकारा से जुड़ गया। दिल्ली से अंकारा की दूरी 4250 किलोमीटर से भी ज्यादा है। और सूत्रों के मुताबिक 3 साल पहले अंकारा में ही भारत को दहलाने के लिए बड़े आतंकी हमले की तैयारी शुरू की गई थी। दावा है कि उमर नबी और उसके साथी जैश के जिस आतंकी से मिले थे उसका नाम उकासा था। जांच एजेंसियों को शक है कि उकासा कोई कोड नेम भी हो सकता है। मतलब उकासा नाम के जिस आतंकी को उमर और उसके साथियों का हैंडलर बताया गया, वो उस आतंकी का फर्जी नाम भी हो सकता है। लेकिन सूत्रों के मुताबिक जैश-ए-मोहम्मद के उसी आतंकी ने डॉक्टरों के टेरर नेटवर्क का ब्रेन वॉश किया था। यानी उसी ने उन्हें नफरत का पाठ पढ़ाया और उनके दिमाग में कट्टरपंथी सोच डाली थी। और दावा है कि इसी के बाद डॉक्टर उमर और उसकी टेरर कंपनी आतंकी हमले की तैयारी में जुट गई थी। जांच एजेंसियों के सूत्रों के मुताबिक उमर और उसके साथी करीब 15 दिन तक अंकारा में रुके थे। बताया गया कि वहां उनके रहने और खाने पीने के इंतजाम हैंडलर बताए जा रहे उकासा ने ही किए थे। दावा किया गया कि उकासा ने इन 15 दिनों में उमर और उसके 3 साथियों का ब्रेन वॉश किया और उनके अंदर नफरत के बीज बोए थे। यही नहीं, सूत्रों के मुताबिक उमर नबी और उसके साथी जब अंकारा से लौटे तो उसके बाद भी उकासा लगातार उनके संपर्क में था और उन्हें मैसेज भेजा करता था। जांच में पता चला कि वो मैसेज सेशन नाम के ऐप पर भेजे जाते थे। इस ऐप की खास बात यह है कि इसका इस्तेमाल करने के लिए न तो सिम कार्ड चाहिए, न ही ईमेल आईडी। और दावा है कि इसीलिए हैंडलर उकासा डॉक्टर उमर नबी और उसके साथियों से बातचीत करने के लिए सेशन नाम के ऐप का इस्तेमाल करता था, ताकि कोई और उसके मैसेजों को पढ़ ना पाए। सेशन ऐप की सबसे बड़ी खूबी यह है कि यह व्यक्तिगत जानकारियां लिए बिना ही बातचीत करने की सुविधा देता है। इसके लिए ना तो कोई ईमेल आईडी चाहिए, न ही मोबाइल में सिम कार्ड का होना जरूरी है। और तो और इस ऐप का इस्तेमाल करने वाले की लोकेशन का पता लगाना और भी मुश्किल काम था। माना जा रहा है कि इसीलिए उमर और उसके साथियों ने अंकारा में बैठे अपने हैंडलर से बात करने के लिए
सेशन ऐप का इस्तेमाल किया होगा। हालांकि दिल्ली में धमाका करने वाले आतंकियों के तार तुर्की ही नहीं बल्कि पश्चिम एशिया के देश कतर से भी जोड़े गए। जांच एजेंसियों के सूत्रों ने दावा किया कि डॉक्टरों के टेरर नेटवर्क को विदेशों से खूब सारी फंडिंग मिल रही थी ताकि वो उस पैसे का इस्तेमाल बारूद खरीदने और फिर ब्लास्ट करने के लिए कर सके। सूत्रों के मुताबिक फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी से चल रहे आतंकी मॉड्यूल को कतर की राजधानी दोहा से बड़े पैमाने पर फंड मिले थे। इसके अलावा तुर्की के इस्तांबुल शहर से भी आतंक फैलाने के लिए रकम भेजे जाने के दावे किए गए। इस्तांबुल से अंकारा की दूरी करीब 450 किलोमीटर है, जहां 3 साल पहले उमर नबी के जाने की बात कही गई। हालांकि तब वो इस्तांबुल भी गया था या नहीं, इसका पता नहीं चल सका। उधर यूपी एसटीएफ और दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने एक और डॉक्टर को हिरासत में ले लिया। आरिफ मोहम्मद नाम के डॉक्टर को यूपी के कानपुर से गिरफ्तार किया गया। देर रात यूपी एसटीएफ और दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने उससे पूछताछ की और इसके बाद डॉक्टर आरिफ मोहम्मद को हिरासत में ले लिया गया। आशंका जताई गई कि डॉक्टर आरिफ भी आतंकी मॉड्यूल का हिस्सा हो सकता है। जानकारी के मुताबिक डॉक्टर आरिफ मोहम्मद कानपुर के हृदय रोग संस्थान में एमडी कार्डियोलॉजी का फर्स्ट ईयर स्टूडेंट है। वो कुछ महीने पहले ही कानपुर आया था। जांच एजेंसियों के सूत्रों के मुताबिक डॉक्टर आरिफ का आत्मघाती हमला करने वाले उमर से सीधा कनेक्शन था। वो दोनों क्लासमेट थे और श्रीनगर के मेडिकल कॉलेज में साथ पढ़ते थे और इसीलिए डॉक्टर आरिफ मोहम्मद भी शक के घेरे में आ गया। जांच एजेंसियों के सूत्रों के मुताबिक दिल्ली धमाके से कुछ दिन पहले ही डॉक्टर आरिफ ने डॉक्टर उमर से फोन पर बातचीत की थी और यही वजह रही कि जांच एजेंसियां डॉक्टर आरिफ को हिरासत में लेकर दिल्ली आ गईं। जांच एजेंसियों के सूत्रों के मुताबिक डॉक्टर आरिफ और डॉक्टर शाहीन भी एक दूसरे को लंबे वक्त से जानते थे। उनके बीच बातचीत होती रहती थी, जिससे यह साफ हो गया है कि डॉक्टर आरिफ का डॉक्टर उमर और डॉक्टर शाहीन दोनों से सीधा कनेक्शन था। इस बात के सामने आने के बाद जांच एजेंसियों का शक और पुख्ता हो गया कि डॉक्टर आरिफ भी आतंकी मॉड्यूल का हिस्सा है। जांच एजेंसियां डॉक्टर आरिफ से सख्ती से पूछताछ करने में जुट गईं ताकि डॉक्टर शाहीन के नेटवर्क से जुड़े दूसरे डॉक्टरों का भी पता लगाया जा सके। और डॉक्टर शाहीन के नेटवर्क का पता लगाने के लिए लखनऊ के खंडारी बाजार की भी निगरानी बढ़ा दी गई। डॉक्टर शाहीन का वहां से कनेक्शन सामने आया था। इसके बाद जांच एजेंसियां अलर्ट हो गईं और खंडारी बाजार और उसके आसपास के इलाकों में निगरानी बढ़ा दी। इसके साथ ही जांच एजेंसियों ने बीते 3-4 साल में यूपी की जेलों से छूटे संदिग्ध आतंकियों की भी जानकारी निकाली और उनकी कॉल डिटेल, बैंक अकाउंट में लेन देन और सोशल मीडिया गतिविधियों को खंगालने में जुट गईं। इसके अलावा ऐसे 18 संदिग्धों पर भी 24 घंटे नजर रखी जा रही है जिनके नाम कभी आतंक से जुड़े मामलों में सामने आए थे। सूत्रों के मुताबिक जांच एजेंसियां उन 18 संदिग्धों की ट्रैवल हिस्ट्री समेत हर छोटी बड़ी जानकारी इकट्ठा करने में लग गईं। इधर जांच एजेंसियों के सूत्रों ने दावा किया कि दिल्ली धमाके की साजिश फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी में ही रची गई थी। दावे के मुताबिक यूनिवर्सिटी की बिल्डिंग नंबर 17 ही दिल्ली धमाके के आरोपियों का मुख्य अड्डा थी, क्योंकि वहां से पुलिस और जांच एजेंसियों ने कई सबूत जुटाने का दावा किया। जांच एजेंसियों को आशंका है कि फरीदाबाद की इसी अल फलाह यूनिवर्सिटी के कैंपस के अंदर बैठकर आरोपियों ने दिल्ली धमाके की साजिश रची थी। सूत्रों के मुताबिक अल फलाह यूनिवर्सिटी की बिल्डिंग नंबर 17 धमाके के आरोपियों का मीटिंग पॉइंट थी और दावा किया गया कि उस बिल्डिंग में भी खास तौर पर कमरा नंबर 13 में बैठकर धमाके की पूरी साजिश रची गई थी। ये कमरा डॉक्टर मुजम्मिल का बताया गया और जांच एजेंसियों ने उस कमरे को सील कर उसकी अच्छी तरह से तलाशी ली। सूत्रों के मुताबिक वहां से कई ऐसी चीजें मिली जिनका दिल्ली धमाके से संबंध हो सकता है, क्योंकि जांच एजेंसियों के सूत्रों के मुताबिक अल फलाह यूनिवर्सिटी के कमरा नंबर 13 यानी डॉक्टर मुजम्मिल के कमरे से कुछ मात्रा में केमिकल भी बरामद हुआ। हालांकि यह साबित नहीं हो पाया कि वो अमोनियम नाइट्रेट है या नहीं। इसके अलावा वहां से एक पेन ड्राइव और कुछ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस मिलने का भी दावा किया गया और उनके आधार पर यह आशंका जताई गई कि दिल्ली धमाके की पूरी प्लानिंग मुजम्मिल के कमरे में ही रची जा रही थी। लेकिन जांच एजेंसियों ने जब अल फलाह यूनिवर्सिटी की लैब में छापा मारा तो वहां से अमोनियम नाइट्रेट जैसे केमिकल मिलने का दावा किया गया। यह वही केमिकल है जिससे दिल्ली में धमाका किए जाने की संभावना जताई गई और जांच एजेंसियों का अनुमान है कि अल फलाह यूनिवर्सिटी की लैब में अमोनियम नाइट्रेट के साथ कोई परीक्षण किया गया था। दावा किया गया कि उसके सबूत लैब से मिले और उन्हें जांच एजेंसियों के अधिकारी अपने साथ ले गए। इसके अलावा अल फलाह यूनिवर्सिटी की लैब में मौजूद कांच के कुछ बर्तनों को भी जांच के लिए ले जाया गया है, क्योंकि आशंका जताई गई कि वहां खाद से अमोनियम नाइट्रेट को अलग करने से जुड़ा कोई टेस्ट किया गया होगा, क्योंकि सूत्रों ने दावा किया कि आरोपी बड़ी मात्रा में एनपीके खाद खरीद रहे थे और जांच एजेंसियों को शक है कि अल फलाह यूनिवर्सिटी से ही अमोनियम नाइट्रेट खाद से अलग कर दूसरी जगहों पर शिफ्ट किया गया था।
सूत्रों के मुताबिक ये काम डॉक्टर उमर और डॉक्टर शाहीन के जिम्मे था और दावा किया गया कि उन्हीं दोनों को अमोनियम नाइट्रेट को यूनिवर्सिटी के बाहर ले जाने का काम सौंपा गया था। जांच एजेंसियों के सूत्रों के मुताबिक जो केमिकल अल फलाह यूनिवर्सिटी की लैब में तैयार किया गया था उसे फरीदाबाद के धौज और टागा गांव तक पहुंचाने का काम डॉक्टर उमर और डॉक्टर शाहीन ने ही किया था और आशंका जताई जा रही है कि अल फलाह यूनिवर्सिटी से निकला यही केमिकल 10 नवंबर को दिल्ली के लिए बारूद साबित हुआ था। और लखनऊ की इंटीग्रल यूनिवर्सिटी भी जांच एजेंसियों के निशाने पर आई क्योंकि वहां बड़ी संख्या में जम्मू कश्मीर के छात्र पढ़ने आते हैं, जिनमें कई छात्रों का कनेक्शन पहले से गिरफ्तार किए जा चुके आतंकी डॉक्टरों से हो सकता है। एटीएस की नजर उन सभी छात्रों पर है जो जम्मू कश्मीर के रहने वाले हैं और किसी भी तरह से आतंकी डॉक्टरों से जुड़े हैं। सूत्रों का दावा है कि एटीएस ने ऐसे 60 छात्रों की लिस्ट बनाई है जो जम्मू कश्मीर से हैं और इंटीग्रल यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं। एटीएस ने यूनिवर्सिटी प्रशासन से इन सभी 60 छात्रों की रिपोर्ट मांगी। यानी शाहीन के भाई परवेज की गिरफ्तारी के बाद इंटीग्रल यूनिवर्सिटी के कई छात्रों पर जांच एजेंसियों की नजर है। इधर जांच एजेंसियों के सूत्रों ने दावा किया कि दिल्ली ब्लास्ट केस के आरोपियों ने विस्फोटक बनाने के लिए हरियाणा के नूह से खेतों में इस्तेमाल होने वाली खाद भी खरीदी थी और जांच एजेंसियों के सूत्रों ने आशंका जताई कि मुजम्मिल और उसके साथियों ने नूह से जो खाद खरीदी उसी से अमोनियम नाइट्रेट बनाया गया। अमोनियम नाइट्रेट वही केमिकल है जिसके जरिए दिल्ली में धमाका किए जाने की आशंका जताई जा रही है। एनपीके है 12-32-16 इसको कहते हैं और इसी तरह के फर्टिलाइजर यहां से खरीदे गए। जांच एजेंसियों का मानना है कि फरीदाबाद में पकड़े गए 3000 किलो के करीब अमोनियम नाइट्रेट का कनेक्शन भी नूह से हो सकता है। सूत्रों के मुताबिक इसी वजह से मुजम्मिल के बताए पते पर नूह में छापे भी मारे गए और इस मामले की जांच करते हुए पुलिस ने नूह से खाद की दुकान चलाने वाले दिनेश अग्रवाल नाम के एक शख्स को हिरासत में भी ले लिया। आशंका जताई जा रही है कि मुजम्मिल और उसके साथियों ने दिनेश अग्रवाल की दुकान से ही खाद खरीदी थी और खुफिया एजेंसियों को शक है कि उसी खाद से अमोनियम नाइट्रेट अलग किया गया था। इसी मामले की जांच में जुटी खुफिया और सुरक्षा एजेंसियों ने नूह में खाद की दुकान चलाने वाले दिनेश अग्रवाल उर्फ बबलू नाम के एक आदमी को हिरासत में ले लिया। आशंका जताई गई है कि मुजम्मिल और उसके साथियों ने दिनेश की दुकान से ही भारी मात्रा में खाद खरीदी होगी क्योंकि जितना अमोनियम नाइट्रेट फरीदाबाद से मिला उसे बनाने के लिए कम से कम खाद की सैकड़ों बोरियां तो चाहिए ही होंगी। इसी वजह से दिनेश अग्रवाल उर्फ बबलू से पुलिस ने पूछताछ शुरू कर दी और इसके अलावा नूह में पुलिस और जांच एजेंसियों ने खाद की दुकानों के बीच तलाशी अभियान भी चलाया। नूह में जिस इलाके में खाद की दुकानें हैं वहां जांच एजेंसियों के अधिकारी पूछताछ के लिए पहुंचे और नूह की उस खाद मंडी के दुकानदारों के मुताबिक जांच एजेंसियों के लोगों ने उनसे दिल्ली ब्लास्ट केस के आरोपियों के बारे में पूछताछ की। ना तो हमने कोई शख्स देखा ना हम उनको जानते हैं और उन्होंने हमसे रिकॉर्ड देखा तो हमने रिकॉर्ड से वेरिफिकेशन करवा दिया अपना। खुफिया एजेंसियों के सूत्रों के मुताबिक आरोपियों ने बड़ी मात्रा में खाद की बोरियां खरीदी थी। इसी वजह से उनका डेटा खंगाला जा रहा है क्योंकि खाद बेचने वालों के मुताबिक आम लोगों को एनपीके खाद की ज्यादा बोरियां बेची ही नहीं जा सकती। उन्होंने दावा किया कि सरकारी नियमों के मुताबिक अगर किसी को खाद की ज्यादा बोरियां चाहिए होती हैं तो उसका वेरिफिकेशन किया जाता है और इसी वजह से यह अनुमान लगाया जा रहा है कि अगर मुजम्मिल और उसके साथियों ने नूह से एनपीके खाद की ज्यादा बोरियां खरीदी होंगी तो उनके दस्तावेज भी जमा कराए गए होंगे। 4 या 5 कट्टे दे सकते हैं बस। अच्छा मैक्सिमम। तो अगर उससे ज़्यादा कोई ले जाना चाहे तो क्या तो उसके लिए वेरिफिकेशन के लिए मांगते हैं। सूत्रों के मुताबिक नूह की खाद मंडी के कई वीडियो बनाकर वो वीडियो जम्मू कश्मीर पुलिस को भी भेजे गए ताकि मुजम्मिल को उन्हें दिखाकर यह पता लगाया जा सके कि उसने और उसके साथियों ने किस दुकान से कितनी खाद खरीदी थी। और इस बीच खुफिया एजेंसियों के सूत्रों ने यह दावा भी किया कि डॉक्टर मुजम्मिल और डॉक्टर उमर ने खाद खरीदने के लिए आपस में पैसे इकट्ठे किए थे। सूत्रों के मुताबिक खाद खरीदने के इस प्लान में उन दोनों के साथ डॉक्टर शाहीन भी शामिल थी और खुफिया एजेंसियों के सूत्रों ने दावा किया कि उन तीनों ने मिलकर करीब 20 लाख रुपए इकट्ठा किए थे। दावा किया गया कि वो 20 लाख रुपए कैश डॉक्टर उमर के हवाले कर दिए गए थे और माना जा रहा है कि उनमें 3 लाख रुपए की उसने एनपीके खाद खरीदी और अनुमान लगाया गया कि उन लोगों ने इन पैसों से करीब 20 कुंटल खाद जुटा ली थी। आशंका जताई जा रही है कि इसके लिए उमर ने नूह और गुरुग्राम के आसपास के शहरों का दौरा किया था और सूत्रों का दावा है कि खाद खरीदने की बात पर डॉक्टर मुजम्मिल और डॉक्टर उमर के बीच पैसों के लेन देन के मुद्दे पर झगड़ा भी हो गया था क्योंकि दावा किया गया कि खाद खरीदने के लिए तीनों आरोपियों ने मिलकर 20 लाख रुपए जुटाए थे और सूत्रों के मुताबिक वो पूरा का पूरा पैसा डॉक्टर उमर को सौंप दिया गया था
और सूत्रों का दावा है कि इसी बात पर डॉक्टर उमर और डॉक्टर मुजम्मिल के बीच बहस भी हो गई थी। खुफिया एजेंसियों का मानना है कि दोनों के बीच पैसों को लेकर ही अनबन हुई थी, क्योंकि सूत्रों के मुताबिक नूह और गुरुग्राम के आसपास से खाद खरीदकर उसे एक जगह पर स्टोर करने का काम डॉक्टर उमर को ही सौंपा गया था। उधर जम्मू कश्मीर के बांदीपुरा में पुलिस ने प्रतिबंधित संगठन जमाते इस्लामी के कई ठिकानों पर छापेमारी की। दिल्ली धमाके के बाद जम्मू कश्मीर की पुलिस और भी अलर्ट हो गई। अलग अलग इलाकों में आतंकी गतिविधियों का पता लगाने के लिए सर्च अभियान तेज कर दिया गया और इसलिए पुलिस की टीमों ने प्रतिबंधित संगठन जमाते इस्लामी के कई ठिकानों पर छापा मारा। जम्मू कश्मीर के बांदीपुरा जिले के अलग अलग इलाकों में ताबड़तोड़ छापेमारी की गई। इस दौरान जमाते इस्लामी से जुड़े सदस्यों और उनके साथियों के घर की तलाशी ली गई ताकि आतंकी नेटवर्क का पता लगाया जा सके। जमाते इस्लामी एक राजनीतिक इस्लामी संगठन है जिसे 1941 में बनाया गया था। ये संगठन समाज में इस्लामी विचारधारा को फैलाने का काम करता है, लेकिन 2019 में जमाते इस्लामी पर देश विरोधी विचारधारा और आतंकी संगठनों से संपर्क रखने का आरोप लगने के बाद केंद्र सरकार ने इस संगठन पर बैन लगा दिया था। लेकिन दिल्ली धमाके के तार कश्मीर से जोड़ने के दावे के बाद पुलिस ने जमाते इस्लामी के ठिकानों को खंगालना शुरू कर दिया। पुलिस इस बात का पता लगाने का प्रयास कर रही है कि जमात इस्लामी का संबंध अन्य आतंकी संगठनों के साथ तो नहीं है। पुलिस के मुताबिक छापेमारी के दौरान उसने कई आपत्तिजनक दस्तावेज और डिजिटल उपकरण बरामद किए, जिन्हें जांच के लिए भेजा गया। इसके अलावा जमाते इस्लामी से जुड़े सदस्यों से पूछताछ भी की गई और उन्हें दोबारा अवैध गतिविधियों में शामिल न होने की कड़ी हिदायत दी गई। जांच एजेंसियों के सूत्रों ने आशंका जताई कि दिल्ली में धमाका करने वाला डॉक्टर उमर नबी हड़बड़ी में था, और ऐसा इसलिए क्योंकि उसने जम्मू कश्मीर पुलिस की एक सोशल मीडिया पोस्ट देख ली थी। वो पोस्ट घटना वाले दिन ब्लास्ट से करीब 40 मिनट पहले की गई थी और माना जा रहा है कि उसी पोस्ट को देखने के बाद आतंकी उमर घबरा गया था और फिर जल्दबाजी में धमाका हो गया था। जम्मू कश्मीर पुलिस ने 10 नवंबर को शाम के 6:10 पर सोशल मीडिया पर वो पोस्ट की थी। 10 नवंबर यानी वो दिन जब दिल्ली के लाल किले के आसपास मौजूद लोग एक भयंकर धमाके से दहल उठे थे। जम्मू कश्मीर पुलिस की पोस्ट में अंग्रेजी में लिखा था, यू कैन रन बट यू कांट हाइड, मतलब तुम भाग तो सकते हो लेकिन बच नहीं सकते। सूत्रों का दावा है कि यह पोस्ट उमर के लिए ही की गई थी, क्योंकि उस पोस्ट से कुछ घंटे पहले ही जम्मू कश्मीर पुलिस ने घोषणा कर दी थी कि उसने डॉक्टर मुजम्मिल समेत डॉक्टर उमर के कई साथियों को दबोच लिया था। दिल्ली के नजदीक हरियाणा के फरीदाबाद से सैकड़ों किलो विस्फोटक भी मिल चुका था और माना जा रहा है कि इसीलिए उमर नबी को पूरा यकीन हो गया था कि वो किसी भी वक्त पकड़ा जा सकता है। इसी बीच जब वो लाल किले के पास पार्किंग में छिपा था, तभी जम्मू कश्मीर की पुलिस ने वो चेतावनी वाला पोस्ट कर दिया था। शाम को 6:10 पर पोस्ट की गई थी। इसके 40 मिनट बाद यानी 6:50 पर ब्लास्ट हुआ था। यानी आशंका जताई गई कि जम्मू कश्मीर पुलिस की पोस्ट को देखते ही उमर नबी ने भागने की कोशिश की थी। वो पार्किंग से i-20 कार लेकर निकला और फिर कई गाड़ियों के बीच उस कार में जबरदस्त विस्फोट हो गया था। इधर दिल्ली धमाका मामले में लगातार हो रही गिरफ्तारियों के बीच यूपी के हापुड़ से भी एक डॉक्टर को हिरासत में ले लिया गया। जांच एजेंसियों ने हापुड़ के जीएस मेडिकल कॉलेज में छापा मारा और वहां काम करने वाले फारूक अहमद डार नाम के डॉक्टर को हिरासत में ले लिया और इसके बाद दिल्ली पुलिस डॉक्टर फारूक को पूछताछ के लिए दिल्ली ले आई। जानकारी के मुताबिक डॉक्टर फारूक अहमद डार जम्मू कश्मीर का रहने वाला है। वो हापुड़ के जीएस मेडिकल कॉलेज में स्त्री रोग विभाग का असिस्टेंट प्रोफेसर है और मेडिकल कॉलेज के ही हॉस्टल में रहता है। जांच के दौरान सामने आया कि डॉक्टर फारूक हापुड़ के जीएस मेडिकल कॉलेज में आने से पहले फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी में नौकरी करता था और इसीलिए डॉक्टर फारूक भी दिल्ली पुलिस की जांच के घेरे में आ गया। जीएस मेडिकल कॉलेज के डिप्टी डायरेक्टर के मुताबिक देर रात कुछ पुलिसकर्मी वहां आए और डॉक्टर फारूक के बारे में सवाल जवाब करने लग गए और इसके बाद वो पूछताछ के लिए डॉक्टर फारूक को वहां से उठाकर दिल्ली ले गए। नहीं, हमारे पास में तो क्या है ना, रात में आए थे। रात में कुछ लोग आए थे सिविल ड्रेस में। जी जी, उन्होंने कहा कि डॉक्टर के बारे में जानकारी की, हमने बता दिया यहाँ रहता है। जीएस मेडिकल कॉलेज के डिप्टी डायरेक्टर ने बताया कि डॉक्टर फारूक पिछले 1 साल से उनके कॉलेज में काम कर रहा है और जांच एजेंसियों ने आशंका जताई कि फारूक शाहीन के टेरर कैंप में उसका मददगार बनने के इरादे से हापुड़ आया था। सूत्रों के मुताबिक शाहीन सहारनपुर की तरह हापुड़ में भी आतंकियों का एक ट्रेनिंग कैंप बनाने की कोशिश में थी और दावा तो यह भी किया गया कि उसने इस टेरर कैंप का ब्लूप्रिंट भी तैयार कर लिया था। डॉक्टर शाहीन दवाखानों की आड़ में हापुड़ में आतंकी कैंप चलाना चाहती थी। जांच एजेंसियों ने आशंका जताई कि इसी टेरर कैंप को बनाने के लिए डॉक्टर फारूक फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी छोड़कर हापुड़ आया था
वो हापुड़ में आतंकी कैंप बनाने में शाहीन का मददगार हो सकता है और इसीलिए दिल्ली पुलिस ने पूछताछ के लिए डॉक्टर फारूक को हिरासत में ले लिया। और इस सब के बीच जम्मू कश्मीर पुलिस की एक टीम उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में मौजूद फेमस मेडिकेयर हॉस्पिटल में पहुंची। इसी अस्पताल में डॉक्टर अदील अहमद काम करता था। उसे श्रीनगर में आतंकियों के समर्थन में पोस्टर लगाने के आरोप में कुछ रोज पहले सहारनपुर से ही गिरफ्तार किया गया था। और जांच के दौरान जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ उत्तर प्रदेश पुलिस के भी कई जवान फेमस मेडिकेयर हॉस्पिटल पहुंचे। उनके अलावा आईबी की टीम भी पड़ताल के लिए वहां पहुंच गई। अचानक हुई इस कार्रवाई से पूरे अस्पताल में हड़कंप मच गया और सूत्रों के मुताबिक जांच टीमों ने वहां जाकर डॉक्टर अदील से जुड़े कुछ और सबूतों की तलाश की। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग का रहने वाला डॉक्टर अदील पिछले साल सहारनपुर आया था और उसने वी ब्रदर्स नाम के अस्पताल में काम करने के बाद फेमस मेडिकेयर हॉस्पिटल ज्वाइन किया था। लेकिन बाद में आतंकी संगठन को समर्थन देने के आरोप में वो पकड़ा गया था। उसकी गिरफ्तारी के बाद ही आतंकियों के बड़े नेटवर्क का पर्दाफाश हुआ था और पुलिस ने उसकी निशानदेही पर न सिर्फ जम्मू कश्मीर से बल्कि हरियाणा के फरीदाबाद से भी हथियारों का जखीरा बरामद किया था। सुरक्षा एजेंसियों के सूत्रों के मुताबिक फेमस मेडिकेयर हॉस्पिटल में काम करने के दौरान उसने आतंकियों का नेटवर्क बनाया था। इस सिलसिले में वहां पहुंची जांच टीम ने उसके सहयोगी रहे कुछ डॉक्टरों से भी पूछताछ की। सूत्रों के मुताबिक उसकी शादी में शामिल होने अनंतनाग गए डॉक्टरों से जांच टीम ने सवाल जवाब किए। इधर हरियाणा के फरीदाबाद में मौलवी इरफान अहमद और इमाम हाफिज मोहम्मद इश्तियाक को आतंकी नेटवर्क तैयार करने का मुख्य आरोपी बताया गया। सूत्रों के मुताबिक मौलवी इरफान ने ही गिरफ्तार किए गए डॉक्टरों का ब्रेन वॉश किया था और उन्हें आतंकी साजिश का हिस्सा बनाया। और आरोप लगा कि मौलवी इरफान अहमद ने डॉक्टर अदील अहमद और डॉक्टर उमर को आतंकी नेटवर्क से जोड़ा। सूत्रों के मुताबिक उसके जरिए ही डॉक्टर मुजम्मिल शकील और शाहीन भी इस मॉड्यूल से जुड़ी थी। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में जैश ए मोहम्मद से जुड़े पोस्टर लगाए जाने के मामले में उसका नाम सामने आया था। वो श्रीनगर के सरकारी मेडिकल कॉलेज में काम करता था और बताया गया कि वहीं से डॉक्टर उमर उसके संपर्क में आया था। और आरोप लगा कि इरफान जैश ए मोहम्मद से जुड़े वीडियो दिखाकर मेडिकल कॉलेज के छात्रों को बरगलाता था, जिसे आतंकी साजिश रचने के आरोप में श्रीनगर से गिरफ्तार किया गया था। और उसके साथ अल फलाह यूनिवर्सिटी की मस्जिद के इमाम हाफिज मोहम्मद इश्तियाक के भी आतंकी मॉड्यूल से जुड़े होने की बात सामने आई, लेकिन उसके परिवार ने उसे बेगुनाह बताया। हरियाणा के नूह का रहने वाला हाफिज मोहम्मद इश्तियाक अल फलाह यूनिवर्सिटी की मस्जिद का इमाम था और पिछले कई साल से फरीदाबाद के धौज इलाके में रह रहा था। उसके परिवार वालों के मुताबिक फरीदाबाद के फतेहपुर तगा गांव में हाफिज मोहम्मद इश्तियाक ने एक मकान बनाया था और उस मकान का एक कमरा उसने डॉक्टर मुजम्मिल शकील को किराए पर दिया था और वहीं से डॉक्टर मुजम्मिल शकील की गिरफ्तारी हुई थी। इसके साथ ही वहां से भारी मात्रा में विस्फोटक भी बरामद किया गया था। और डॉक्टर मुजम्मिल शकील की गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने हाफिज मोहम्मद इश्तियाक को भी गिरफ्तार कर लिया। उसके परिवार के मुताबिक अल फलाह यूनिवर्सिटी में ही उसकी डॉक्टर मुजम्मिल शकील से मुलाकात हुई थी, लेकिन उन्होंने बताया कि उसका दिल्ली धमाके से कोई लेना देना नहीं है। इसके साथ ही उन्होंने गिरफ्तार किए गए उन डॉक्टरों से उसके संपर्क में होने की बात से इनकार कर दिया। सर जी, हमारा भाई निर्दोष है बिल्कुल, और वो किसी चीज के बारे में हमें तो कुछ मालूम नहीं, उसको भी मालूम नहीं है। उनके मुताबिक हाफिज मोहम्मद इश्तियाक अल फलाह यूनिवर्सिटी की तरफ से दिए गए मकान में रहता था और 2 महीने पहले ही नूह के सिंगार गांव में अपनी मां से मिलने के लिए गया था, क्योंकि हाफिज मोहम्मद इश्तियाक ने 2005 में ही नूह के सिंगार गांव में बने अपने मकान को छोड़ दिया था। बताया गया कि पिछले 20 साल से वो अपनी पत्नी और बच्चों के साथ हरियाणा के फरीदाबाद में ही रह रहा था, लेकिन उसकी गिरफ्तारी के बाद उसके भाई ने फरीदाबाद में रह रही उसकी पत्नी से भी संपर्क न होने की बात कही। नहीं सर, हमें उसके बारे में कुछ मालूम नहीं, कहाँ पे हो कहाँ नहीं। उनके बच्चों से आपकी बातचीत हो रही है? उसके बच्चों से भी नहीं हुई अभी तक तो। उसके परिवार वालों ने उसके किसी आतंकी गतिविधि में शामिल होने की बात को नकार दिया। अल फलाह यूनिवर्सिटी की मस्जिद के इमाम रह चुके हाफिज मोहम्मद इश्तियाक से जम्मू कश्मीर पुलिस पूछताछ कर रही है। इस मामले में उसके परिवार वालों ने सरकार से इंसाफ की गुहार लगाई और निष्पक्ष जांच कराने की मांग की। और दिल्ली में हुए धमाके के बाद उत्तर प्रदेश के वाराणसी में एनएसजी ने मॉक ड्रिल की। दिल्ली धमाके की जांच कर रही एजेंसियों के सूत्रों ने दावा किया कि आतंकियों के निशाने पर काशी विश्वनाथ मंदिर भी था, इसलिए हाई अलर्ट के बाद पूरे वाराणसी में सुरक्षा बढ़ा दी गई। और एनएसजी ने घाट के पास गंगा में मॉक ड्रिल की। इस दौरान गंगा में क्रूज में यात्रियों के फंसे होने पर उन्हें कैसे बाहर निकाला जाए, इसका अभ्यास करवाया गया। इसके लिए भारी संख्या में एनएसजी के कमांडर गंगा में अभ्यास करवाते दिखे। इस मॉक ड्रिल में एनएसजी के अलावा वाराणसी पुलिस, एटीएस और राहत बचाव दल भी शामिल हुए, ताकि जरूरत पड़ने पर हर तरह के हालात से निपटा जा सके। इस बीच काशी विश्वनाथ मंदिर से लेकर घाटों तक सुरक्षा सख्त कर दी गई।
और इसी तरह उत्तर प्रदेश के आगरा में भी ताजमहल की सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई। वहां पुलिस और सीआईएसएफ के जवानों ने तलाशी अभियान चलाया। इस दौरान ताजमहल के पास गाड़ियों और मोटरसाइकिलों को रोककर चेकिंग की गई और ताजमहल के अंदर सीआईएसएफ के जवान डॉग स्क्वाड के साथ गश्त करते नजर आए। वहां उन्होंने एक एक कोना छान मारा। इसके लिए बम निरोधक दस्ते की भी मदद ली गई। वहीं ताजमहल के गेट पर भी निगरानी बढ़ा दी गई। ताजमहल देखने पहुंचे पर्यटक वहां तैनात सुरक्षा कर्मियों को अपनी टिकट के साथ अपना पहचान पत्र भी दिखाते नजर आए। सीआईएसएफ की टीमें यहाँ पर भी अंदर जाकर जो पर्यटक हैं मेटल डिटेक्टर से उनकी सभी तरीके से चेकिंग कर रही हैं। कुल मिलाकर कह सकते हैं कि ताजमहल की जो सुरक्षा व्यवस्था है वो त्रिस्तरीय कर दी गई है। ताजमहल के बाहर पुलिसकर्मी गाड़ियों की चेकिंग करते दिखाई दिए। उन्होंने कई स्कूटर सवारों को रोका और वो उनके स्कूटरों की तलाशी लेते दिखे। और आगरा के ताजमहल और लाल किले के साथ मंदिर, मस्जिद और होटल में भी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए। पुलिस के मुताबिक वहां बस स्टैंड और रेलवे स्टेशनों पर निगरानी बढ़ा दी गई और इसके लिए कुछ जगहों पर पुलिस कर्मियों की तैनाती कर दी गई ताकि आगरा में रहने वाले लोग और वहां पहुंचे पर्यटक बिना किसी डर के एक से दूसरी जगह पर जा सकें। सभी जगह सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए हैं। जो हमारे सिक्योरिटी स्कीम सुरक्षा की है उसको लागू कर दी गई है। ताजमहल, फतेहपुर सीकरी और जो हमारा सिकंदरा है, इन सब जगहों पर अतिरिक्त व्यवस्था हम लोगों ने की है। आगरा में बस स्टैंड, रेलवे स्टेशनों समेत स्कूलों और कॉलेजों की सुरक्षा के लिए पुलिस ने कड़े इंतजाम किए। पुलिस के मुताबिक आगरा में सोशल मीडिया पर भी कड़ी नजर रखी गई ताकि किसी भी तरह की अफवाह को फैलने से रोका जा सके। इधर दिल्ली में लाल किले के सामने धमाके वाली जगह पर दिल्ली पुलिस लगातार सबूत ढूंढने में लगी रही। वहां सुरक्षा के सख्त पहरे के बीच दिल्ली पुलिस ने हर एक चीज को खंगाला ताकि इस हमले की कड़ियों को जोड़ा जा सके। और दिल्ली पुलिस धमाके वाली जगह की पूरी तरह से तफ्तीश करती दिखी। इस दौरान दिल्ली पुलिस की अलग अलग टीमें हाथों में दस्ताने पहनकर सड़क पर पड़ी हर एक चीज को बारीकी से देखती नजर आईं ताकि किसी भी तरह के अहम सबूत पुलिस की आंखों से ओझल न हो पाए। इस दौरान पुलिसकर्मी सबूतों को इकट्ठा करने के लिए प्लास्टिक की काली थैलियां लेकर घूमते दिखे। उन्होंने छोटी सी छोटी चीज को उठाकर उसकी जांच की ताकि दिल्ली के लाल किले के पास हुए दिल दहला देने वाले हमले की गुत्थी सुलझाई जा सके। पुलिसकर्मियों ने धमाके वाली जगह और उसके पास के इलाकों में रखी हर चीज पर नजर दौड़ानी शुरू कर दी और इसके अलावा ड्रोन की मदद से धमाके वाली जगह पर पैनी नजर बनाई गई ताकि किसी भी संदिग्ध हरकत को मॉनिटर किया जा सके। ड्रोन की मदद से वैसी जगहों को भी खंगालने की कोशिश शुरू कर दी गई जो लोगों की नजर से बच सकती हैं। दिल्ली पुलिस के कई अधिकारी धमाके वाली जगह का मुआयना करते नजर आए। इसके अलावा ड्रोन से ऐसे सबूतों को ढूंढने की कोशिश की गई जो हमले की तह तक जाने के लिए अहम हो सकते हैं। उधर असम में दिल्ली धमाके के बाद सोशल मीडिया पर खुशी मनाने वाले आरोपियों पर कार्रवाई की गई। असम में दिल्ली धमाके के बाद सोशल मीडिया पर खुशी मनाने के आरोप में 17 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। बताया गया इन लोगों ने धमाकों पर खुशी जताने वाली पोस्ट सोशल मीडिया पर डाली थी। We'll continue to arrest them till we crack the entire ecosystem in Assam. दिल्ली में लाल किले पर हुए आतंकी हमले पर कांग्रेस ने सर्वदलीय बैठक बुलाने की मांग की। साथ ही इस आतंकी हमले के खिलाफ कार्रवाई पर भी सरकार से सवाल पूछे। इधर दुनिया के सामने हो रही फजीयत के बाद पाकिस्तान के सेना प्रमुख आसिम मुनीर श्रीलंका की क्रिकेट टीम को मनाने में जुट गए। पाकिस्तान के गृह मंत्री मोहसिन नकवी के मुताबिक सेना प्रमुख आसिम मुनीर ने श्रीलंका की क्रिकेट टीम को सुरक्षा को लेकर भरोसा दिलाया और पाकिस्तान में वनडे सीरीज के लिए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जाने का दावा किया। 11 नवंबर को इस्लामाबाद के कोर्ट परिसर में हुए धमाके के बाद श्रीलंका की क्रिकेट टीम ने सुरक्षा को लेकर चिंता जताई थी। पाकिस्तान के गृह मंत्री और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी के मुताबिक इस धमाके के बाद सुरक्षा कड़ी कर दी गई। बताया गया कि पाकिस्तान की सेना, पुलिस और पाकिस्तानी रेंजर्स ने मिलकर निगरानी शुरू कर दी क्योंकि 11 नवंबर को इस्लामाबाद के उस कोर्ट परिसर में हुए धमाके ने पाकिस्तान को दहला कर रख दिया था। वहां उस कोर्ट परिसर में खड़ी एक गाड़ी में अचानक ब्लास्ट हुआ था और 12 लोगों की जान चली गई थी जबकि 20 से ज्यादा लोग घायल हो गए थे। और पाकिस्तान के गृह मंत्री मोहसिन नकवी के मुताबिक हमलावर ने कोर्ट के अंदर जाने की कोशिश की थी, लेकिन बताया गया कि वो अंदर जाने में कामयाब नहीं हो पाया था तो उसने वहां पुलिस की गाड़ी को निशाना बनाया था। उस गाड़ी में ब्लास्ट होते ही उसके आसपास खड़ी कई दूसरी गाड़ियां भी उसकी चपेट में आ गई थी। ब्लास्ट के बाद इस्लामाबाद के उस कोर्ट परिसर में चीख पुकार मच गई थी। वहां आनन फानन में लोग आग बुझाते नजर आए थे और कई शव जमीन पर पड़े नजर आए थे। और इस भीषण धमाके के बाद मैच खेलने के लिए पाकिस्तान पहुंची श्रीलंका की टीम ने सुरक्षा का हवाला दिया था। बताया गया कि श्रीलंका के खिलाड़ियों ने वनडे सीरीज को छोड़कर श्रीलंका जाने का भी फैसला कर लिया था, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी ने श्रीलंका की क्रिकेट टीम को पूरी सुरक्षा मुहैया कराने का आश्वासन दिया।
श्रीलंका के क्रिकेट बोर्ड SLC यानी श्रीलंका क्रिकेट ने भी इस्लामाबाद में हुए धमाके के बाद अपने खिलाड़ियों को वहां क्रिकेट खेलने के निर्देश दे दिए। इसके साथ ही श्रीलंका क्रिकेट ने यह भी साफ कह दिया कि अगर किसी भी खिलाड़ी ने सीरीज छोड़कर श्रीलंका लौटने का फैसला लिया तो उसके बदले में दूसरे खिलाड़ी पाकिस्तान भेजे जाएंगे। यानी श्रीलंका क्रिकेट ने अपने ही खिलाड़ियों के लिए कड़ा रुख अपनाया और उन्हें पाकिस्तान में मैच खेलने के लिए निर्देश दे दिए। श्रीलंका क्रिकेट के इस फैसले की पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने सराहना की और चेयरमैन मोहसिन नकवी ने श्रीलंका की क्रिकेट टीम से मुलाकात की। लेकिन इस बीच 3 मैचों की इस वनडे सीरीज के शेड्यूल में बदलाव कर दिया गया। पाकिस्तान और श्रीलंका के बीच इस सीरीज का पहला मैच 11 नवंबर को रावलपिंडी में खेला गया था और इसमें पाकिस्तान को जीत मिली थी। इस सीरीज के बाकी मैच 13 और 15 नवंबर को खेले जाने थे, लेकिन इस्लामाबाद में हुए धमाके के बाद शेड्यूल में बदलाव किया गया और ये दोनों ही मुकाबले 14 और 16 नवंबर को पाकिस्तान के रावलपिंडी के मैदान में होंगे। लेकिन माना जा रहा है कि श्रीलंका के खिलाड़ियों के दिल में एक बार फिर साल 2009 में हुए हमले का खौफ सताने लगा। पाकिस्तान में साल 2009 में श्रीलंका की क्रिकेट टीम की बस पर आतंकी हमला हो गया था। उस वक्त श्रीलंका की टीम लाहौर के गद्दाफी स्टेडियम जा रही थी और तभी श्रीलंका की क्रिकेट टीम पर हमला कर दिया गया था। साल 2009 में पाकिस्तान के लाहौर में श्रीलंका की क्रिकेट टीम गद्दाफी स्टेडियम जा रही थी। इसी बीच 10 से ज्यादा हमलावरों ने क्रिकेट टीम की बस पर गोलियां बरसा दी थी। इसमें कई खिलाड़ियों के साथ कोच भी घायल हो गए थे। बताया गया कि खिलाड़ियों को पाकिस्तान की वायुसेना के हेलीकॉप्टर के जरिए बाहर निकाला गया था। इस हमले की वजह से कई साल तक पाकिस्तान में इंटरनेशनल क्रिकेट मैच नहीं हो पाया था। उधर बांग्लादेश में आम चुनाव से पहले जुलाई चार्टर की मांग को लेकर बवाल हो गया। बांग्लादेश में पिछले साल जुलाई महीने में हिंसक प्रदर्शनों की वजह से तख्तापलट हो गया था। उस समय प्रदर्शनकारियों ने शासन और प्रशासन में सुधार के लिए जुलाई चार्टर नाम से कई प्रस्ताव रखे थे और उन प्रस्तावों को जल्द से जल्द लागू किए जाने की मांग की गई। बांग्लादेश में जमाते इस्लामी के हजारों समर्थक सड़कों पर उतर आए। उन्होंने बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के मुखिया मोहम्मद यूनुस के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। प्रदर्शन करने वाली जमाते इस्लामी बांग्लादेश की राजनीतिक पार्टी है और उसी से जुड़े छात्रों ने पिछले साल जुलाई महीने में पूर्व पीएम शेख हसीना के खिलाफ विद्रोह की शुरुआत की थी और हिंसक प्रदर्शनों की वजह से बांग्लादेश में तख्तापलट हो गया था। हालात इस कदर बिगड़ गए थे कि शेख हसीना को भी बांग्लादेश छोड़ना पड़ा था। लेकिन हिंसक प्रदर्शन के 1 साल बाद एक बार फिर बांग्लादेश में बवाल शुरू हो गया। इस बार भी मैदान में उसी जमाते इस्लामी के लोग रहे जिन्होंने शेख हसीना की सत्ता उखाड़ फेंकी थी। वो अंतरिम सरकार के समर्थन में थे, लेकिन अब उसी पर भड़क गए। उन्होंने अंतरिम सरकार के मुखिया मोहम्मद यूनुस से मांग कर दी कि वो जुलाई चार्टर पर जल्द फैसला लें। जुलाई चार्टर के तहत बांग्लादेश के शासन प्रशासन में सुधार के लिए 80 प्रस्ताव रखे गए थे। इसका नाम जुलाई चार्टर इसलिए पड़ा क्योंकि पिछले साल जुलाई महीने में ही बांग्लादेश में प्रदर्शनों की शुरुआत हुई थी और उसकी अगुवाई करने वाली जमाते इस्लामी के समर्थक दोबारा सड़कों पर आ गए। ढाका की सड़कों पर प्रदर्शनकारियों का ऐसा हुजूम उमड़ पड़ा कि सुरक्षा में तैनात पुलिस और सेना के भी पसीने छूट गए और आशंका जताई जाने लगी कि दोबारा पिछले साल जुलाई महीने की तरह हालात बेकाबू न हो जाएं। हालांकि जमाते इस्लामी के प्रदर्शन को देखते हुए ढाका के चप्पे चप्पे पर सुरक्षा की व्यवस्था दिखी। बवाल बढ़ता देख बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनुस बैकफुट पर आ गए। उन्होंने ऐलान कर दिया कि अगले साल फरवरी के शुरुआती दिनों में बांग्लादेश में आम चुनाव होंगे और उसी दौरान जुलाई चार्टर पर भी जनमत संग्रह करवाया जाएगा। लेकिन बांग्लादेश में बवाल सिर्फ जुलाई चार्टर के मुद्दे पर ही नहीं छिड़ा, बल्कि पूर्व पीएम शेख हसीना को सजा सुनाए जाने से पहले उनकी पार्टी के समर्थकों का भी गुस्सा भड़क गया। उन्होंने राजधानी ढाका समेत पूरे बांग्लादेश में बंद की घोषणा की और इस दौरान सड़कों पर जाकर प्रदर्शन भी किया। शेख हसीना पर कोर्ट के फैसले से पहले उनकी पार्टी के समर्थकों ने पूरे बांग्लादेश में बंद बुलाया। इस दौरान रास्तों पर सुरक्षा के सख्त इंतजाम दिखे। बांग्लादेश में बड़े अपराधों की सुनवाई करने वाली ICT यानी इंटरनेशनल क्राइम्स ट्रिब्यूनल शेख हसीना समेत उनकी सरकार में शामिल कई नेताओं को 17 नवंबर को सजा सुनाएगी। आरोप है कि उन्होंने पिछले साल छात्र आंदोलन के दौरान सैकड़ों हत्याएं करवाई थी।